हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। तो आज के वीडियो के अंदर हम कर रहे होंगे जेई के पीवाईक्यूज जो कि डिटर्मिनेंट से जितने भी आए वो सारे के सारे। तो डिटर्मिनेंट्स करने से पहले तुम मैट्रिक्स के पीवाईक्यूज ज़रूर कर देना। इसके पिछले वाली वीडियो के अंदर मैंने मैट्रिक्स के पीवाईक्यूज करवाए थे। इसके अंदर डिटर्मिनेंट्स के हो गए और डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों भाई बहन जैसे ही है। थोड़े बहुत रूल्स है जो कि इसके अंदर एक्स्ट्रा है बस। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यह आया था हमारा जेई मेंस के अंदर 2023 सितंबर वाले पेपर के अंदर। तो इसके अंदर क्या बोला था, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ था हमें जिसके अंदर टर्म्स थे x माइनस टू, 2x माइनस थ्री, 3x माइनस फोर। सिमिलरली और टर्म्स थे जैसे 2x माइनस थ्री, 3x माइनस फोर, 4x माइनस फाइव और 3x माइनस फाइव, 5x माइनस एट और 10x माइनस 17। तो ये सारे टर्म्स के साथ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमें ये बोला है कि इसकी वैल्यू आती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, ये चीज़ बोली हमें। तो हम सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सबसे इजी से इजीएस्ट फॉर्म के अंदर। एक ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे नॉर्मली डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दिया, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और जेई मेंस के अंदर इतना टाइम नहीं होता। तो हमने जो रो चेंज और कॉलम चेंज वाली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी डिटर्मिनेंट के अंदर वही लगाएंगे। तो देखो डिटर्मिनेंट सबसे पहले ये था, तो हम लिख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू, दो डंडे बना दिए और अंदर टर्म्स लिख लेते हैं। टर्म्स क्या क्या थी, एक्स माइनस टू, 2x माइनस थ्री, 3x माइनस फोर। ठीक है, सिमिलरली 2x माइनस थ्री, 3x माइनस फोर और 4x माइनस फाइव। और लास्ट रो थी हमारी 3x माइनस फाइव, 5x माइनस एट और 10x माइनस 17। ठीक है, ये थी टर्म्स। अब हमने क्या किया, इसके अंदर रो थ्री को लिख दिया रो थ्री माइनस रो वन प्लस रो टू। इससे क्या होगा, ये वाला जो 3x वाला टर्म है वो हट जाएगा, 5x वाला टर्म हट जाएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों टर्म्स हट जाएंगे। तो हम इसको करते हैं, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, डिटर्मिनेंट में आ जाता है डी इज इक्वल टू, ये वाली जो पूरी चीज़ है वो एज इट इज़ आएगी, बस हमने रो थ्री को चेंज किया है। तो हम बोलते हैं कि ये एज इट इज़ लिख दो, बस इसके अंदर जो रो थ्री है वो चेंज हो जाएगा। तो रो थ्री हटा दिया हमने। अब रो थ्री क्या था, रो थ्री माइनस रो वन प्लस रो टू। तो ये तो जीरो ही आ जाएगा क्योंकि 3x माइनस फाइव ही होता है x माइनस टू और 2x माइनस थ्री को जब ऐड करें। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस वन आ जाएगा। और 10x माइनस 17 में से 4x माइनस फाइव और 3x माइनस फोर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास आ जाता है 3x माइनस एट। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कॉलम टू को कॉलम टू माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉलम वन कर देते हैं और कॉलम थ्री को कर देते हैं कॉलम थ्री माइनस थ्री टाइम्स ऑफ कॉलम वन। इससे क्या हो जाएगा, कॉलम टू और कॉलम थ्री को चेंज कर रहे हैं, इससे ये वाला एक्स वाला टर्म और ये वाला एक्स वाला टर्म गायब हो जाएगा हमारे। तो हमने वही किया। तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, सबसे पहले तो ये वाली पूरी की पूरी चीज़ एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, तो कॉपी करके हमने यहाँ पे एज इट इज़ छाप दिया। अब छाप दिया, अब इसके अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है, कॉलम टू हो रहा है, कॉलम थ्री हो रहा है। तो कॉलम टू और कॉलम थ्री पूरा पूरा चेंज होगा। तो कॉलम टू गया और कॉलम थ्री गया, ये दोनों पूरे पूरे चेंज हो रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि कॉलम टू हो जाएगा हमारा, हमने बोला था कॉलम टू माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉलम वन, जब सबसे ऊपर किया तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x माइनस थ्री में से जब 2x माइनस फोर गया तो यहाँ पे हमारा वन आ गया। सिमिलरली यहाँ माइनस एक्स प्लस टू आ जाएगा, यहाँ पर माइनस वन था तो माइनस वन ही रहेगा क्योंकि माइनस वन माइनस जीरो जीरो, वो माइनस वन ही रहेगा। ठीक है, फिर ये वाला कॉलम थ्री आ जाएगा हमारा यहाँ पे टू, ये आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस फोर, ये आ जाएगा 3x माइनस एट। ठीक है, सही जा रहे हैं। अब ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब एक और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखो ध्यान से देखो, जब इसके अंदर हम कॉलम थ्री को कॉलम थ्री माइनस टू टाइम्स ऑफ कॉलम टू कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम चीज़ हमने फिर से की, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सारी की सारी चीज़ फिर से छाप दी, कॉपी करके यहाँ नीचे छाप दी। अब हमने सिर्फ कॉलम थ्री को चेंज किया था तो कॉलम थ्री को हटा दो और कॉलम थ्री चेंज होके क्या हो जाएगा, देखो हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि टू माइनस टू टाइम्स ऑफ वन, तो ये हो गया जीरो। सिमिलरली यहाँ पे भी जीरो आ गया और यहाँ पे आ गया हमारा 3x माइनस सिक्स। ठीक है, तो ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब हमको क्या करना है, डिटर्मिनेंट को इजी करने के लिए हमको टर्म्स को जीरो करना होता है, तो उससे डिटर्मिनेंट इजी हो जाते हैं। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व करके क्या निकालते हैं इसको कि 3x माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, ये आ गया। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते तो ये आ गया 3x माइनस सिक्स बार और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस फोर माइनस टू एक्स प्लस थ्री। अब इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो हमारा फाइनली माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस
12x² माइनस 15x प्लस 6, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। और क्वेश्चन के अंदर हमें इसी फॉर्म के अंदर दिया हुआ था x³ x² x और कुछ भी नहीं, कोफिशिएंट थे a b c और d। हमसे पूछा था b और c को ऐड करेंगे तो क्या होगा, b x² का कोफिशिएंट और c x का कोफिशिएंट। तो देखो x² का तो क्या था 12 और c का क्या था, मतलब c आने के x का कोफिशिएंट -15, तो 12 -15 कर दिया तो हमारा आ गया -3। तो -3 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं -3 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। इसके अंदर देखो, ये वाले क्वेश्चन के अंदर अगर तुम्हें ये ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में दिक्कत हो रही है ना, और तुम कई बार ऐसे गलती भी कर देते हो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम इसको भी खोल सकते हो, बस तुम्हारी कैलकुलेशन लंबी जाएगी। और अगर किसी की कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो वो लोग भी इस वाले क्वेश्चन को रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, डायरेक्ट खोल के नहीं करेंगे अगर उनकी सिली मिस्टेक्स होती है तो कैलकुलेशन के अंदर। तो देखो तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें कंफर्टेबल लगता है वो करो, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। बस ये चीज़, ये तीन स्टेप करके हमने इस क्वेश्चन को कर दिया थोड़ा सा इजी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसके अंदर क्या बोला, इफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है कि उसकी डोमेन ये और उसकी रेंज ये हो गई, ठीक है, इज डिफाइंड बाय एफ थीटा, हमारा ये दे दिया है, आर एम एन एंड, मतलब स्मॉल एम हमारा मिनिमम है और कैपिटल एम हमारा मैक्सिमम है, देन द ऑर्डर्ड पेयर एम और एम इज इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। जब हमने सिंप्लीफाई की तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख देते हैं, हमें बोला है एफ थीटा, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ये दो डंडे बना दिए डिटर्मिनेंट वाले, डंडे बन गए, ठीक है। एफ थीटा दिया हुआ है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 और दिया है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर 1, और लास्ट वाले में दिया हुआ है 12 10 और -2, ठीक है। ये एफ ऑफ थीटा दिया हुआ है हमें। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कॉलम 2 को लिख देंगे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। तो हमने क्या किया, यही वाली सेम चीज़ यहाँ से कॉपी की, उठाया और इधर लाके पटक दिया। तो इसी को हमने एफ ऑफ थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉलम 2 को जब कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 किया तो कॉलम 2 हट जाएगा। अब कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इसको भी लिख लेता हूँ। तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा था। अब कॉलम 2 में से अगर कॉलम 1 को माइनस किया हमने, तो हमारा यहाँ क्या आ जाता है, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में से अगर माइनस साइन स्क्वायर थीटा चला गया तो हमारा आ जाएगा -1। तो यहाँ -1 आ गया, सिमिलरली यहाँ पर भी -1 आ गया, और यहाँ पर आ गया हमारा -2, ठीक है। तो यहाँ देखो इंटीजर्स आ गए, और इधर इधर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वाले टर्म आ गए। अब हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे 0 आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये सोच के हमने क्या किया, कॉलम 3 को लिख दिया कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, ठीक है। जब हमने ये लिखा तो हम बोलते फिर से इसी चीज़ को हमने कॉपी किया, उठाया और नीचे पटक दिया। अब इसके अंदर हमने क्या, कॉलम 3 चेंज किया था, कॉलम 3 उड़ा दो। कॉलम 3 को हमने क्या किया था, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा -4। तो एफ ऑफ थीटा ये चीज़ हो गई हमारी, सेम टू सेम। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि 2 बार 0 आ गया तो इसका आंसर आ जाएगा -4। इसके अलॉन्ग कर रहे, ये वाली कॉलम के अलॉन्ग कुछ भी कर दो, या फिर ये वाली रो के अलॉन्ग कर दो, लेकिन ये वाले कॉलम के अलॉन्ग ज़्यादा ईजी पड़ेगा, क्योंकि 2 तो 0 टर्म्स है, वो तो कट ही गए। तो हमारा आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, बाकी जो टर्म्स बचे वो क्या थे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर -1, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर से -1, ये आ गया। अब इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं हम। तो इसके डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व किया हमने, एफ ऑफ थीटा का इज इक्वल टू ये, इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया तो -4 बार माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू -1 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस ऑफ -1 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारा कॉस 2 थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये -4 कॉस 2 थीटा हो गया, -4 कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा की रेंज कितनी होती है, -1 से लेके 1, कोई भी कॉस की वैल्यू, तो -4 टाइम्स इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 और -4, मतलब कि -4 से लेके 4 तक की रेंज, ठीक है। ये हमारी रेंज होगी। तो मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी -4 और मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारी 4। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जो डोमेन दी हुई है क्या इसके अंदर ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब हम देखते हैं कि -4 कब आएगा, -4 तब आएगा जब cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। cos 2 थीटा की वैल्यू -1 कब हो जाएगी, जब 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 डिग्री, यानी कि पाए। 2 थीटा पाए तो थीटा क्या हो जाएगा, π/2। अब देखो π/2 इसके अंदर है, हाँ है, ठीक है। अब अगर हमें -4 की जगह +4 लाना है, +4 लाना है मतलब कि
टू थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 होगी मतलब कि कॉस टू थीटा 1, कॉस टू थीटा 1 मतलब कि वो 0। टू थीटा हमेशा 0 होगा तब होगा। अगर टू थीटा 0 है तो थीटा भी 0 होना चाहिए। अब देखो थीटा 0 तो है नहीं, या तो इसमें तो है ही नहीं, तो फिर क्या इसकी वैल्यू ये नहीं हो सकती मैक्सिमम वैल्यू? तो एक बार ध्यान से देखते हैं कि पाई बाय 4 पे क्या आ रहा है। जब थीटा पाई बाय 4 है तो टू थीटा कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 हो जाएगा। तो कॉस टू थीटा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 0। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी पता है? -1 आ रहा था हमारा, लेकिन 1 नहीं आ पा रहा है। 1 आने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, और 0 ये हो नहीं सकता क्योंकि डोमेन अलग दी हुई है हमें। तो हम ये बोल देते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो कैंसिल हो गई, उसकी जगह हमारा -4 की जगह आ जाएगा 0। तो हमारी रेंज जो है वो 0 से लेके 4 के बीच में आ जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 नहीं दिया होता तो हमारा आंसर सी सही हो जाता, लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो ऑप्शन ए सही रहेगा हमारा। एक बार चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 2 डाल के देखते हैं। पाई बाय 2 डाला तो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 क्या हो गया? -1। तो हम इसका डिटर्मिनेंट बना देते हैं साइड में। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर पाई बाय 2 यानी कि 1, साइन स्क्वायर पाई बाय 2 मतलब 1, और ये हो गया -1। -1 तो ये हो गया -2 और ये हो गया 1। ठीक है, सिमिलरली कॉस स्क्वायर 0 हो जाएगा हमारा। -1 -0 तो -1 हो गया, और यहाँ पर आ गया 1, और नीचे आ गया 12, 10 और -2 जो कि पहले था वही का वही। तो हम भी बोलते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 मल्टीप्लाई बाय 2 - 10 दैट इज इक्वल टू -8। फिर आ जाता है माइनस ऑफ -2 मतलब कि +2 मल्टीप्लाई बाय -2 -12 मतलब -14। लास्ट में आ जाता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस ऑफ मतलब 0 माइनस ऑफ -12 मतलब कि +12। तो ये हो गया हमारा 8 + 12 दैट इज इक्वल टू 20। 20 माइनस 28 -8 आ गया। देखो गलती क्या किया हमने, यहाँ हमने गलती की थी। यहाँ पे -14 नहीं आएगा क्योंकि -2 × 0 तो 0 हो जाता है, -12 तो यहाँ पे -12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। 20 - 24 दैट इज इक्वल टू -4। तो देखो हमने क्या किया था इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या गलती हुई हमसे। हमने जब ये देखा कि -1 की तो वैल्यू आ रही है लेकिन 1 नहीं आ पा रहा यहाँ पे, तो 1 नहीं आ पा रहा। जब हमने पाई बाय 2 डाला, ठीक है, यहाँ पे पाई बाय 2 डाला, तो फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई? पाई हो गई। और कॉस पाई क्या होता है? -1 होता है, तो ये चीज़ करेक्ट हो गई। और -1 होता है तो -1 × -4 वो 4 हो जाता है। तो देखो यहाँ पर हमसे गलती क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। हर एक स्टेप के अंदर अगर एक भी गलती हो गई तो हमने इतनी मेहनत की सारी की सारी बर्बाद हो जाएगी। अब देखते हैं इसके अंदर हमने गलती की थी। यहाँ पे जब मैंने फिर से देखा तो मुझे पता चला मैंने यहाँ पर गलती की। क्या गलती की? देखो छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो कि है ना, मतलब तुमको सब कुछ आता है मैथ्स के अंदर, फिर भी कभी कभार तुम गलती कर देते हो प्रेशर के चक्कर में। तो जैसे cos 2 थीटा क्या होता है? वो हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहता है। ठीक है, तो ये उल्टा था, तो यहाँ पे -4 cos 2 थीटा नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा +4 cos 2 थीटा। +4 cos 2 थीटा आया तो -1 पे ये -4 जाएगा और +1 पे ये +4 जाएगा। तो हमारी -4 वैल्यू तो इंक्लूड होगी लेकिन +4 नहीं होगी, +4 की जगह 0 हो जाएगी। तो हमारा आंसर बी आ जाएगा जो कि हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो जिसने अगर डोमेन नहीं देगा वो सी कर देगा, गलत आंसर। जिसने अगर हल्की सी प्लस माइनस की गलती कर दी वो ए कर देगा, वो भी गलत आंसर। परफेक्ट आंसर होगा हमारा बी आंसर। अब ये देखो मैं इसको गलत करके आगे ही बढ़ सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, एक बार इसके अंदर टेस्ट किया। अगर हमारे पास टाइम बच जाता है ना मेंस के अंदर, इसके अंदर वैल्यू डाल के टेस्ट करो। वैल्यू क्या डाली मैंने? पाई बाय 2 को डाल के देखा, तो इसमें मैंने देखा -4 आ रहा था, यहाँ पे -4 आ रहा था। 20 - 24 दैट इज इक्वल टू -4, ये चीज़ तो आ रही थी। फिर मैंने सोचा -4 आ रही है तो ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आंसर सीधा बी वाला आ गया। अब एक चीज़ और देखो, इसके अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करने का शॉर्टकट भी था। अब इसका शॉर्टकट बताता हूँ मैं। शॉर्टकट देखो हर बार सही नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक केसेस के लिए सही होता है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में सही होता है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में क्या किया, जो मैंने लास्ट में चेक किया कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो मैं पहले भी तो चेक कर सकता था। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, मतलब सारी वैल्यूज उस मिनिमम और उस मैक्सिमम के बीच में आएगी। ठीक है, तो जब मैंने इसके अंदर पाई बाय 2 डाला तो इसकी वैल्यू -4 आ गई। तो ए ऑप्शन तो कट ही गया और डी ऑप्शन भी कट गया। अब बी या सी में से ही बचा। अब मैंने क्या किया, पाई बाय 4 डाल दिया। पाई बाय 4 डाला तो 0 आ गया, तो 0 बी में भी आ रहा, सी में भी आ रहा। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि इसकी कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रही, चाहे पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 4 के बीच में कोई भी डालो, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई भी वैल्यू डाल के देखो तो तुम्हारे 2 ऑप्शन कट गए, तो तुम्हारे 50-50, जैसे केबीसी के अंदर नहीं होता 50-50, वो तो तुम्हारा पहले ही हो गया। तो आंसर ईजी हो जाएगा तुम्हारा निकालने के लिए। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया हुआ है कि a + x = b + y = c + z + 1। एक चीज़ ये दे रखी है जिसके अंदर हमसे ये बोला कि a b c x और y और z
ये सारे के सारे नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, मतलब सारे अलग अलग है और रियल नंबर है। और हमसे पूछा है कि ये वाला डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा अगर ये रिलेशन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो चीज़ दी हुई है ना वही चीज़ लिख लेते हैं। तो क्या चीज़ दी हुई है, हमको दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट डी मान लेते हैं इस डिटर्मिनेंट को। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम करते हैं दो खड़ी लाइन खींचते हैं डिटर्मिनेंट बनाने के लिए। ये खींच लिया हमने दो खड़ी लाइन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, ए प्लस वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस ए दिया हुआ है, फिर वाई दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, बी प्लस वाई दिया हुआ है, सी प्लस वाई दिया हुआ है, वाई प्लस बी दिया हुआ है और जेड प्लस सी दिया हुआ है। ये सारी चीज़ हमें दी हुई है। तो हम क्या बोलते हैं कि इस चीज़ को हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से लिख देते हैं। जैसे इसके अंदर प्लस प्लस है ना, तो हम इसको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से अलग अलग कर देते हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि ये वाला हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो वही दो डंडे तो खींचना ज़रूरी ही है, और दो प्लस के अंदर कर रहे हैं तो एक और दो डंडे खींच लो, और यहाँ पे बीच में आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस ए, एक बार में एक ही, ठीक है, प्लस बी और प्लस जेड। यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा वाई वाई और वाई। बाकी सारी चीज़ सेम टू सेम, यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये उठा के यहाँ पे फिर से रख दो, सेम टू सेम आ गई। और ये वाली भी जो चीज़ है ये भी उठा के यहाँ से यहाँ पे रख दो, ये भी चीज़ सेम हो गई, ठीक है। तो हमने ये वाले मैट्रिक्स को इस टाइप से कुछ लिख दिया, दिस प्लस दिस। अब इसके अंदर से हमने क्या किया, वाई कॉमन ले लिया, वाई जब कॉमन लिया तो वाई बाहर आ गया। वाई बाहर आके हमारा मैट्रिक्स इस टाइप से बन जाता है कि ये वाली चीज़ तो एज इट इज़ सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। और ये वाली चीज़ के अंदर हमने वाई बाहर ले लिया, तो हम क्या करते हैं, पूरे को कॉपी करते हैं, यहाँ डाला। अब इसके अंदर से जब वाई हमने बाहर ले लिया तो वाई हटाया, वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ वन 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 आ गया और यहाँ पे बाहर आ गया हमारा वाई, ठीक है, सही बात है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर अब लगाया ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लगा रहे हैं हम, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स वाई जेड दिया हुआ है, दोनों को माइनस करो, एक्स वाई जेड कट जाएगा, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड कट जाएगा। तो हमने बोला कि कॉलम 3 को हमने कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कर दिया, कहाँ पर, यहाँ के लिए, ताकि ए बी सी से कट जाए वो। और हमने क्या किया, और हमने रो 2 को कर दिया रो 2 माइनस रो 1, और रो 3 को कर दिया रो 3 माइनस रो 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, देखो सबसे पहले इस वाले डिटर्मिनेंट में हमने ये चीज़ की, और बाकी मतलब कि ये दोनों जो चीज़ है वो हमने इस वाले डिटर्मिनेंट में की। तो ये वाले डिटर्मिनेंट में जब हमने की तो हमारा कॉलम 3 चेंज हो रहा है, बाकी की बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम आ रही है। तो यहाँ से हमने क्या किया, उठाया और यहाँ पे लाके पटक दिया। इसके अंदर कॉलम 3 चेंज कर रहे हैं, कॉलम 3 को क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, ए बी सी माइनस कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ एक्स रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ वाई रह जाएगा और यहाँ पे सिर्फ जेड रह जाएगा, ठीक है। प्लस वाई टाइम्स ऑफ फिर से यही वाली चीज़ पूरी की पूरी, लेकिन इसके अंदर हमारी रो 1 चेंज नहीं हो रही, रो 2 और रो 3 को चेंज कर रहे हैं। तो हमने वहाँ से लिया, ये यहाँ पटक दिया। अब हम इसके अंदर रो 2 और रो 3 चेंज कर रहे हैं, रो 2 ये वाली होगी, रो 3 ये वाली होगी, हटा दिया। इसको चेंज करके जब हमने ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन किया तो यहाँ पे वाई माइनस एक्स आ गया और यहाँ जीरो आ गया। हमने इसलिए किया था ताकि यहाँ पे जीरो आ जाए, यहाँ 1 1 1 था तो 0 0 0 आ गया, जेड माइनस एक्स हो गया, ये जीरो हो गया, यहाँ पे बी माइनस ए हो गया और यहाँ पे सी माइनस बी हो गया। अब देखो इसके अलॉन्ग जब हम डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो काफ़ी ईजी पड़ जाएगा, क्योंकि दो तो हमारे जीरो हो गए। और एक चीज़ और देखो, इसके अंदर हमारा एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड सारे के सारे सेम आ रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी रहती है, अगर प्रॉपर्टी याद नहीं भी है ना तो देखो एक बार दिमाग में सोचो, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो कॉलम 3 को कॉलम 1 से माइनस करोगे तो यहाँ 0 0 0 आ जाएगा, और 0 0 0 आ गया तो इसका पूरा जीरो ही वैल्यू आ जाएगी। तो हमने ये बोला कि इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई, प्लस वाई टाइम्स ऑफ -1 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ वाई माइनस एक्स बी माइनस ए जेड माइनस एक्स सी माइनस बी, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसे हम सिंप्लीफाई और करते हैं तो जीरो तो हट ही गया, और अंदर आ जाता है हमारा वाई टाइम्स ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो वाई टाइम्स ऑफ सी वाई माइनस बी वाई माइनस सी एक्स प्लस बी एक्स माइनस ऑफ, फिर आ जाता है बी जेड माइनस बी एक्स माइनस ए जेड प्लस ए एक्स। ये चीज़ आ गई हमारी। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, इसको माइनस से हटा देते हैं, माइनस से जब हटाते हैं तो हमारा वाई तो अभी बाहर ही रहने दो, बाकी अंदर का टर्म आ जाएगा बी जेड माइनस बी एक्स माइनस ए जेड प्लस ए वाई माइनस सी वाई प्लस सी एक्स। बाकी सारी चीज़ हमारी कट जाती है। तो इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, वाई मल्टीप्लाई बाय बी टाइम्स ऑफ जेड माइनस एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस जेड प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई, सॉरी। देखो सिंप्लीफाई हो गया इतना। अब हमने क्या किया, इतना तो आ गया हमारा, इसको हम और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, जब अब हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि x प्लस ए हमारा y प्लस बी और z प्लस सी प्लस 1 के बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि देखो यही लिख देता हूँ मैं, रेड पेन से लिखता हूँ ताकि अलग दिखे।
हमें क्वेश्चन में बोला x प्लस ए इज इक्वल टू वाई प्लस बी इज इक्वल टू जेड प्लस सी प्लस वन, ये चीज़ दी हुई है। तो हमने बोला कि z माइनस एक्स इज इक्वल टू ए माइनस सी प्लस वन। बोल सकते कैसे, इसको और इसको कंपेयर किया, ये होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम ये भी बोल सकते कि y माइनस जेड इज इक्वल टू सी माइनस बी प्लस वन। इसको कैसे किया, y वाला और ये वाले को कंपेयर किया हमने। लास्ट चीज़ है ये चीज़ बोल सकते कि x माइनस वाई इज इक्वल टू बी माइनस ए, ये दूसरी चीज़ हो गई, ये तीसरी चीज़ हो गई। इसके अंदर हमने इन दोनों को कंपेयर किया, तीनों को एक दूसरे से कंपेयर किया, तीन इक्वेशंस मिल गई। इन तीनों इक्वेशंस को इसको यहाँ से यहाँ डालो, इसको यहाँ से यहाँ डालो और इस चीज़ को यहाँ से यहाँ डाल दो। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू आ गई, इन तीनों को हमने करस्पॉन्डिंग जगह पर डाल दिया। तो हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा, y तो बाहर ही है और अंदर आ जाएगा हमारा b टाइम्स ऑफ z माइनस एक्स, हमारा a माइनस सी प्लस वन हो गया। सिमिलरली a इंटू वाई माइनस जेड, वाई हो गया हमारा y माइनस जेड हो गया c माइनस बी प्लस वन, और लास्ट यानी कि प्लस c टाइम्स ऑफ x माइनस वाई हो गया हमारा b माइनस ए। जब अब हम इसे को खोलते हैं तो हमारा y और अंदर आ जाता है a माइनस बी, बाकी सारी टर्म्स कट जाती है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर है या नहीं, y इंटू ए माइनस बी था या b माइनस ए था। देखो a माइनस बी था, इसके अंदर साइंस का याद रखना है। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसके अंदर बोला लेट स्मॉल m एंड कैपिटल M रिस्पेक्टिवली बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ये देखो जो दो क्वेश्चन पहले आया था वही वाला सेम चीज़ है इसके अंदर भी, कि स्मॉल m और कैपिटल M दिया हुआ है जो कि मिनिमम और मैक्सिमम है, तो इसका ऑर्डर पेयर निकालना है। और ये वाली हमें इक्वेशन दे रखी है। इसके अंदर देख के ही पता चल रहा है कि हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एकदम ईजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले इसी चीज़ को हम फिर से लिख देते हैं। तो हमने बोला कि इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले सबसे पहले दो डंडे बना दिए, डिटर्मिनेंट के लिए हमेशा दो डंडे बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर एक्स, फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन 2x। सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x। देखो लिखते लिखते पता चल रहा है कि मुझे क्या करना है। कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन है तो माइनस करना है। सेम साइन एक्स साइन स्क्वायर भी कट जाएगा और साइन स्क्वायर भी कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस साइन 2x। मतलब कि किन्हीं भी दो रो को हमें आखिरी वाली रो से माइनस करना है। तो हमने क्या किया, रो 1 को लिख दिया रो 1 माइनस रो 2 और रो 3 को लिख दिया रो 3 माइनस रो 2। ठीक है, ये चीज़ करके हम ट्रांसफॉर्म, अब रो 2 को चेंज नहीं कर सकते, हमेशा तीनों रो को एक साथ एक ही स्टेप में चेंज नहीं कर सकते, दो को कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वन। तो हम बोलते हैं कि रो 2 दोनों के अंदर से माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास जो बन जाता है आखिरी में, तो ये वाली चीज़ हम क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं और इधर लाके पटक देते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या क्या चेंज किया, रो 1 और रो 3 चेंज किया। तो रो 1 यहाँ से गया और रो 3 यहाँ से गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा, देखो रो 1 माइनस रो 2 था तो दिस माइनस दिस किया तो -1 आ गया यहाँ। सिमिलरली दिस माइनस दिस किया तो +1 रह गया और यहाँ पे आ गया 0। लास्ट वाली के अंदर भी यही होगा, रो 2 माइनस कर रहे थे यहाँ पे -1 आ गया, साइन स्क्वायर और इसमें से माइनस किया तो ये 0 आ गया और इसके अंदर आ गया 1 हमारा। तो ये बन जाता है हमारा डिटर्मिनेंट। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं इस डिटर्मिनेंट को तो सिंपली आ जाता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, -1 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x। यही सेम चीज़ आती है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है -2 माइनस साइन 2x। बाकी चीज़ें कट जाती है, या -1 आ जाता है और यहाँ कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर -1 हो जाता है, -1 प्लस -1 वो -2 हो गया और बाकी हमारा साइन 2x बचा। अब साइन 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है, ये -1 से लेकर 1 तक रहती है, तो माइनस साइन 2x की वैल्यू भी -1 से लेकर 1 तक रहेगी। तो -2 माइनस साइन x की वैल्यू कहाँ तक रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी हमारी -1 तक, कहाँ से, -3 से। तो -3 से -1 तक इसकी वैल्यू रहने वाली है। तो मिनिमम वैल्यू हो गई हमारी -3 और मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी -1। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, -3 -1, मतलब कि ऑर्डर्ड पेयर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसके अंदर देखो डोमेन नहीं दी हुई है तो इसके अंदर चेक नहीं करेगी। जैसे दो क्वेश्चन पहले जो सेकंड क्वेश्चन आया था उसमें डोमेन दी थी तो हमने वो चेक करी थी, ठीक है, इसके अंदर चेक नहीं करनी हमें। इसको भी उसी जैसा उसको उसका शॉर्टकट बताया था वैसे इसका भी शॉर्टकट करके देखते हैं। हमने क्या किया, इसके अंदर सब में x की वैल्यू 0 पुट कर दी, क्योंकि x की वैल्यू तो कुछ दी हुई नहीं है, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो जब 0 की तो ये चीज़ 0 आ गई, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, 1 0 0 और यहाँ पर 1 2 1, ये हो गया। तो हमारे डिटर्मिनेंट कुछ कैसा बन जाएगा, 1 2 1, यहाँ पे आ गया 1 0 0, यहाँ पर आ गया हमारा 0 0 1, ठीक है। इसके अलॉन्ग हमने खोल दिया
तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 0 0, ये भी 0, फिर 1, तो 0 माइनस -2, तो ये -2 की वैल्यू आ रही है। -2 किस किस में आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर, तो सी ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे रिजेक्ट कर करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो उसका इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा रेंज बी में भी है और डी में भी है। तो तुम 5-6 वैल्यू डालोगे तो ए, बी और डी तीनों के अंदर उसकी रेंज आती रहेगी, तो उसका इतना इसके अंदर फायदा नहीं होगा। तो कभी कभार फायदा होता है, कभी कभार नहीं होता, वो किस्मत पे है। तो वैल्यूज डाल के जितनी कम कोशिश हो सके ना उतनी करना, क्योंकि उससे कई बार सिली मिस्टेक्स भी हो जाती है। अगर तुम्हें मेथड आता है तो मेथड से करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा तो तुम वैल्यू डाल के करके देख लो, किसी भी मेथड से करो, हमें तो आंसर लेके आना है कैसे भी। कंसेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए, कंसेप्ट तुम्हें पता है तो फिर तुम मतलब कई सारे क्वेश्चन ऐसे देख के कंसेप्ट के हिसाब से बता दोगे, नहीं इसका आंसर तो हो ही नहीं सकता, इसका तो यही होगा, सिंपल। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें ये बोला है कि a - 2b + c हमें 1 दे रखा है, और ये बोल रखा है कि f ऑफ x, जिसके अंदर ये एक डिटर्मिनेंट है f ऑफ x, जिसके अंदर एलिमेंट्स है हमारा x + a, x + 2, x + 1, x + b, x + 3, x + 2, x + c, x + 4 और x + 3, ये सारे एलिमेंट है। और हमें पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से सही कौन सा है। अब a, b, c तीनों रियल नंबर्स है, तो हम बोलते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को देखो, क्योंकि उसके अलावा कोई हमारे पास है नहीं ऑप्शन, तो हम क्या करते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 डंडे खड़े कर दिए जो डिटर्मिनेंट के अंदर हमेशा करते हैं, फिर उसके बाद अंदर एलिमेंट्स लिख लिए, वो कौन से थे, x - a, x + 2, x + 1, बाकी थे x + b, x + 3। डिटर्मिनेंट में ये वाली बहुत गलती होती है जो मैंने अभी जस्ट की थी, माइनस की प्लस की जगह माइनस लिख लिया, मतलब जस्ट लिखने में गलती हो जाएगी तुमसे, देखोगे सही और फिर उसके बाद क्वेश्चन तुम्हारा पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट टर्म है x + 3। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं हम ट्रांसफॉर्म। इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले किया रो 1 को हमने लिख दिया रो 1 + रो 3 - 2 टाइम्स ऑफ रो 2, ठीक है। तो अब क्या आ जाता है, देखो रो 1 को हमने ऐसा क्यों लिखा, रो 1 को लिख लिया रो 1 - रो 3 - 2 टाइम्स ऑफ रो 2। इसको करने का रीजन ये हुआ कि देखो जब हमने ये चीज़ की तो हमारा यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह 0 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो ये वाली पूरी चीज़ को कॉपी किया, यहाँ से उठाया और यहाँ पे लाके पटक दिया, सेम टू सेम ही करना है हमको इसलिए। तो f ऑफ x हमारा सेम, f ऑफ x क्या आ जाएगा, अब f ऑफ x आ जाएगा हमारा, जब हमने रो 1 को चेंज किया तो रो 1 पूरा उड़ा दो। अब रो 1 को क्या लिखा हमने, रो 1 को लिखा रो 1 + रो 3 - 2 टाइम्स ऑफ रो 2, मतलब कि x + a क्या हो जाएगा, x + a + x + b - 2x - 2c, तो ये हो जाएगा हमारा a + b - 2c, ठीक है। और ये वाले जो दोनों टर्म्स है इनको दोनों को करके देखोगे तो ये आ जाएगा 0 और ये भी आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर और इसके अंदर 0 आ गया तो हमने इसी के अबाउट एक्सपैंड कर दिया। तो जब हमने इसके अबाउट एक्सपैंड किया तो हमारा a + b - 2c, इसकी वैल्यू मतलब f ऑफ x की वैल्यू, मतलब डिटर्मिनेंट जब खोलते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है a + b - 2c। देखो यहाँ पे मैं फिर से गलती कर देता, हमने क्या बोला था रो 1 + रो 3 - 2 रो 2, लेकिन इसके अंदर मैंने उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच बीच में एकदम ये सिली मिस्टेक्स है ना, ये मुझसे हुई है तुमसे भी हो सकती है, तो ये चीज़ें ध्यान रखो कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा a + c - 2b। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा a + c - 2b, ठीक है, a + c - 2b। और फिर आ जाता है हमारा छोटा डिटर्मिनेंट। छोटा डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज कौन सी x + 3, x + 2, x + 4 और x + 3, ठीक है। ये हो गई छोटे डिटर्मिनेंट की वैल्यूज। अब इसको खोल देते हैं हम। जब हमने अंदर वाली टर्म को खोला तो हमें पता चलता है कि क्या आएगा। और देखो बाहर वाली टर्म एक बार ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था a + c - 2b हमें 1 दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1, बाकी है हमारा छोटा डिटर्मिनेंट। अब छोटे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते तो ये आ जाएगी x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x + 2 मल्टीप्लाई बाय x + 4। इसको सॉल्व करते हैं हम तो ये आ जाता है x² + 6x + 9 - x² - 6x - 8, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 1। तो हम ये बोल देते हैं कि f ऑफ 50 लो चाहे 51 लो, कुछ भी लो, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो हम देखते हैं ऑप्शन के अंदर f ऑफ -50 क्या दिया 501, लेकिन इसकी वैल्यू 1 आएगी। f ऑफ -50 दिया हुआ -1, लेकिन 1 होती तो सही रहता। f ऑफ 50 हमारा 1 दिया हुआ है तो ये सही हो गया हमारा। f ऑफ 50 - 501 ये भी गलत हो गया। मतलब यहाँ पे चारों पे अगर ये 1 दे रखा होता, ये 1 दे रखा होता, ये भी 1 दे रखा होता और ये भी 1, तो चारों के चार ऑप्शन सही हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया हुआ, तो हमारा सिर्फ ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें ये बोला है कि हमें थीटा की वैल्यू ढूंढनी है 0 से लेके π/3 के अंदर, जिससे ये वाला जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा 0 हो जाए। तो देखो एक चीज तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो वैल्यूज हमें दी हुई है इन्हें पुट कर लो, लेकिन उसके अंदर समस्या ये आएगी कि cos² थीटा cos² π/9 की वैल्यू हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो इसमें बढ़िया मेथड यही रहेगा कि हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करके देखते हैं हम।
इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम बोलते हैं इसका डिटर्मिनेंट, यानी कि हम यहाँ लिख लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से सोचोगे तो इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो इसका डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले दो डंडे खड़े हो गए। अब ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पहला टर्म आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा आ गया 4 कॉस 6 थीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 4 कॉस 6 थीटा। लास्ट लाइन में आ जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस 4 कॉस 6 थीटा। अब देखो मेंस के अंदर क्या होता है, मेंस के अंदर हमें करनी होती है चीज़ें जल्दी जल्दी। तो देखो जहाँ पे कॉस और साइन दे रखा है ना, उसका अपना अपना एक सिंबल अगर बनाया हुआ है तुमने स्टार्टिंग से, तो फिर तो बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। वरना मैं क्या करता था, जहाँ कॉस दिया हुआ है वहाँ सी लिख देता था, जहाँ साइन दिया हुआ है वहाँ एस लिख देता था, और कोई टर्म अगर सी और एस नहीं है तो, वरना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पूरा कॉस और पूरा साइन लिखने में जो टाइम होता था वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता था। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो तुम अपने आप से सोच के कर सकते हो कि क्या कर सकते हो जिससे मेरी टाइम बच जाए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। डिटर्मिनेंट को लिखते लिखते मैंने सोचा कि सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रो 2 को लिख देते हैं रो 2 माइनस रो 1। ठीक है, और रो 3 को लिख देते हैं रो 3 माइनस रो 1। ये चीज़ कर ली हमने, तो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ सिंप्लीफाई, इसमें साइन स्क्वायर वाले टर्म्स कट जाएंगे, इसमें कॉस थीटा कॉस 6 थीटा वाले टर्म्स कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले तो इसी चीज़ को हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे फिर से पटक देते हैं, छाप देते हैं। तो हमारा जो डी डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा हमारा, इसके अंदर हमने रो 2 और रो 3 को चेंज किया है, तो वो दोनों के दोनों हमने मिटा दिए। अब क्या है, रो 2 है हमारी रो 2 माइनस रो 1, मतलब कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये -1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर +1 आ गया और यहाँ पर हमारा 0 आ गया। बाकी हम देखते हैं रो 3 इज इक्वल टू रो 3 माइनस रो 1, तो यहाँ पर भी हमारा -1 आ गया, यहाँ हमारा 0 आ गया और यहाँ पर हमारा 1 आ गया। देखो कितनी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुकी है इक्वेशन। अब लेकिन हम उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हमने क्या किया, कॉलम 1 को डायरेक्टली इसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन और सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूँ ताकि किसी को ज़्यादा मानो को सिंप्लीफाई करने का तो वो भी कर सके। तो कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 से रिप्लेस कर दिया। फिर ये 0 आ गया तो हम रो 2 के अबाउट इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो 2 जीरोज हो जाएंगे, तो फिर हमारा एक्सपेंशन काफ़ी ईजी हो जाएगा। ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, हमारा सोल टारगेट है कि जितने ज़्यादा जीरो ला सके उतने ज़्यादा जीरो लाओ, फिर सॉल्व कर दो, ताकि एक ही टर्म के अंदर वो सॉल्व हो जाए। तो हम बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमने क्या चेंज किया, कॉलम 1 को चेंज किया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो इसको हमने उठाया यहाँ पे लाके पटक दिया। इसके अंदर हम क्या मिटाएंगे, कॉलम 1 मिटाएंगे, तो कॉलम 1 हमने मिटा दिया। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर तो आ गया हमारा 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाता है और यहाँ पर हमारा -1 ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसके अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं रो 2 के अबाउट। ठीक है, तो ये तो 0 ये 0, तो इसका तो कोई महत्व ही नहीं है। महत्व आता है जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1 के साथ, तो 1 के साथ प्लस आएगा या माइनस, क्योंकि ये 2 टर्म है तो ये प्लस हो जाएगा। तो +1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1 2 माइनस ऑफ -1 इंटू 4 कॉस, तो ये हो जाएगा +4 कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि इसका डिटर्मिनेंट 0 था, तो हम ये बोल देते हैं कि कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू -2/4, मतलब कि -1/2। ये चीज़ हो जाती है। ये कब आता है, ये कौन सी वैल्यूज पे आता है, तो हम बोल सकते हैं कि 6 थीटा अगर 2n पाई +-2π/3 है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू -½ आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई डिवाइड बाय 6 +-2π/3 इंटू 6, मतलब कि π/9 हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू जब 0 डाली हमने तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू जब 0 डाली तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारी π/9। ठीक है, ऐसे ही जब हम 0 से लेके π/3 के बीच में चेक करते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकता, तो देखो जब 1 डाली तो हम बोलते हैं π/3 प्लस π/9 हो गया, लेकिन हमें रेंज क्या बोली हुई है, रेंज बोली हुई है 0 से लेके π/3, तो π/3 माइनस π/9 भी तो हो सकता है। π/3 माइनस π/9 क्या हो जाएगा हमारा 2π/9, तो इसका एक और सॉल्यूशन आएगा हमारा 2π/9। ठीक है, अब ऑप्शन के अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन के अंदर या तो 2π/9 या फिर π/9 दिया होना चाहिए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो कि है π/9, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला है अगर नंबर्स हमारे 2 है, बी और सी है, ये तीनों के तीनों एपी में, एपी में मतलब अगर एक 2 है फिर 5 आ रहा है 3 का डिफरेंस में, तो अगला 8 आएगा, तो ये एपी के अंदर की डिफरेंस
बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर सेम। और ये बोला हुआ है कि ए मैट्रिक्स है हमारा, ए मैट्रिक्स के टर्म्स हमें दिए हुए 1 1 1 2 बी सी 4 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। और एक चीज बोलिए कि डिटर्मिनेंट ए अगर हमारा 2 से लेके 16 के बीच में लाई करता है तो सी की कौन सी वैल्यू होगी? तो सी की एक वैल्यू होगी जो कि एक इंटरवल में लाई करती है, वो इंटरवल हमें बताना है कि कौन से इंटरवल के अंदर वो लाई करती है, ठीक है। तो हमें ये बोला था 2 बी सी ए पी के अंदर है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट को लिखा, ए पी की प्रॉपर्टीज हम बाद में लगा देंगे जैसे यूज आएगी। तो डिटर्मिनेंट ए हमारा क्या दिया हुआ था, सबसे पहले हम करते हैं दो खड़े डंडे खींच लिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या 1 1 1 बाकी दिया हुआ है 2 बी सी फिर 4 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये दे रखा है। हमने क्या किया, इसके अंदर सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। ट्रांसफॉर्मेशन क्या, कॉलम 2 को कर दिया कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। देखो इसके अंदर सेम सेम नंबर जब भी दिए होते हैं ना तब हम ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। प्रैक्टिस के साथ यही आता है कि हमें कब क्या करना है, ठीक है। कॉलम 3 को कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, मतलब दोनों कॉलम में से ये कॉलम में से ये कॉलम भी माइनस कर दिया और ये कॉलम में से ये कॉलम फिर से माइनस कर दिया। तो हम बोलते हैं कि हमने जब ये किया तो हमारी ये और ये टर्म दोनों 0 0 हो जाएंगे, फिर हमारा सिंप्लीफाई करना है इसको ईजी हो जाएगा। तो हमने नॉर्मली क्या किया, इसको उठाया कॉपी करके यहाँ पे पटक दिया। तो ए मैट्रिक्स सॉरी ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 को चेंज किया, ये हटा दिया ये हटा दिया। कॉलम 2 को चेंज किया था, कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस, तो ये हो गया 0 हमारा, ये हो गया बी माइनस 2, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4। सिमिलरली ये हो गया 0 हमारा, ये हो गया सी माइनस 2 और ये हो गया सी स्क्वायर माइनस 4। अब इसके अबाउट हम कर देते हैं इसको एक्सपैंड, इस रो के अबाउट, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय बी माइनस 2 इंटू सी स्क्वायर माइनस 4 माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय सी माइनस 2, ये चीज़ आ गई। अब सी स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको देखो बी माइनस 2 बाहर निकाला, सी स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं सी प्लस 2 सी माइनस 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4 को बी प्लस 2 और बी माइनस 2 लिख सकते हैं, और सी माइनस 2 तो है ही है। तो इसके अंदर देखो बी माइनस 2 सी माइनस 2 कॉमन आ गया बाहर, तो बी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय सी माइनस 2 बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा सी प्लस 2 माइनस बी माइनस 2। तो अंदर हम बोलते हैं ये बचा सी प्लस 2 माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2, सी प्लस 2 माइनस बी प्लस 2, माइनस ऑफ बी प्लस 2 तो मतलब माइनस बी माइनस 2, ठीक है। बाकी मतलब बी माइनस 2 और सी माइनस 2 बाहर ले लिया था हमने, तो इसे हटा दो, इन दोनों को बी माइनस 2 सी माइनस 2 को बाहर ले लिया था, यहाँ पे सी प्लस 2 बचा, यहाँ पे बी प्लस 2 बचा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 2 से 2 कट गया तो सी माइनस बी आ गया। तो हमारा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय सी माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय सी माइनस बी, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसके अंदर हम ए पी लगाते हैं। ए पी क्या लगाते हैं, ए पी के अंदर क्या होता है कि डिफरेंस होता है हमारा सेम, तो 2 बी और सी ऐसा था ए पी, तो हम बोलते हैं कि बी माइनस 2 अगर हमने डिफरेंस डी ले लिया तो सी माइनस बी भी हमारा डी हो जाएगा और सी माइनस 2 हमारा 2d हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर b माइनस 2 दिया हुआ है, सी माइनस 2 दिया हुआ है, सी माइनस बी दिया हुआ है, ये तीनों हमें पता है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा d मल्टीप्लाई बाय 2d मल्टीप्लाई बाय d। तो ये हो गया हमारा 2d का होल क्यूब, और कॉमन डिफरेंस इसके अंदर d था। और देखो क्वेश्चन के अंदर अब इतना तो आ गया, अब लगाना थोड़ा सा दिमाग, 2d क्यूब आ गया, अब डिफरेंस क्या होगा ये तो हमें पता ही नहीं है। तो जब इसने बोला था कि डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा ये आएगा, ठीक है, मतलब 2 से लेके 16 के बीच में आएगा, तो d की वैल्यू कितने से कितने के बीच में आ गई, देखो 2 से लेके, ये हमारा 2 से लेके 16 के बीच में जाना चाहिए और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो जब इसमें से 2 हटा देते तो 1 ये d क्यूब ये और 8, तो d क्यूब की वैल्यू मतलब d की वैल्यू क्या क्या आ रही है हमारी, d की वैल्यू आ सकती है हमारी प्लस माइनस 1 आ सकती है और 2 आ सकती है। तो d की ये वाली रेंज है जो कि हमारी इसके अंदर आ सकती है। तो हम बोलते हैं कि किस इंटरवल के अंदर c लाया करता है, ये पूछा है, तो हमें d मिल गया, तो c क्या हो जाएगा 2d प्लस 2। जब d हमारा ये सब आ सकता है, मतलब कि d की रेंज लिखते हैं सबसे पहले, ऐसे रेंज वाले क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं सीधा रेंज लिखते हैं। तो d की रेंज हो गई जब d क्यूब 1 से लेके 8 तक के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो एक बार सोचो -1 हो गया तो गलत हो जाएगा, तो माइनस में कोई भी टर्म हो गया तो गलत हो जाएगा। तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो d की ये हो रही है, तो 2d की क्या हो जाएगी, 2d की 6, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 8 दिया हुआ है, 8 का अंडर रूट मतलब क्यूब रूट क्या होता है वो 2 होता है, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर आ गया 2, 2d ये आ गया। अब c की वैल्यू क्या थी, c माइनस 2 2d था, तो c की वैल्यू आ गई 2d प्लस 2, तो 2d प्लस 2 की क्या हो जाएगी रेंज 4 से लेके 6। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर 4 से लेके 6 है या नहीं, 4 से लेके 6 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है उतना ही ईजी। तो इसके अंदर हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है डेल्टा 1 और दूसरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है डेल्टा 2।
एक्स बोला हुआ है कि एक्स हमारा जीरो नहीं है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। फॉर ऑल थीटा, थीटा की डोमेन दी हुई है कि जीरो से लेकर π/2 के अंदर ही आ सकता है थीटा, और नहीं आ सकता। और इसने रिलेशन पूछा है कि θ1 माइनस θ2, θ1 प्लस θ2, इन दोनों का रिलेशन पूछा है कि क्या आएगा। तो इसको सबसे पहले कैसे करेगी ये सोचो। तो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर रिलेशन पूछा होगा कि Δ1 माइनस Δ2 क्या होगा, Δ1 प्लस Δ2 क्या होगा, इनका रिलेशन क्या आता है, मतलब इन दोनों को ऐड करते हैं और सेपरेट करते हैं तो क्या आता है एक्स की टर्म्स में, वो हमसे पूछा हुआ है। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा बेसिकली डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले हम Δ1 लिखते हैं कि Δ1 क्या हो जाएगा। तो हमें इसके अंदर क्या करना होगा, Δ1 निकालना होगा, फिर Δ2 निकालना होगा, फिर इसका रिलेशन देख लेना है। तो इसके अंदर जब हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर दोनों के अंदर क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है। तो थीटा की जगह 2 थीटा डाल देगा अगर Δ1 वाले रिजल्ट में, तो Δ2 भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमने बोला कि Δ1 क्या था, Δ1 जैसा लिखा है वैसा वैसा लिख देते। Δ1 था हमारा, सबसे पहले तो 2 डंडी खींच लेते, डिटर्मिनेंट का रूल, ये खींच लिया हमने 2 डंडी। अब Δ1 हमें दिया हुआ था एक्स साइन थीटा कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट दे रखा था हमें माइनस साइन थीटा माइनस एक्स और 1, तो यहाँ आ गया माइनस साइन थीटा माइनस एक्स और यहाँ पर आ गया हमारा 1। ठीक है, लास्ट रो के अंदर बोला कॉस थीटा 1 और एक्स, तो ये आ गया हमारा कॉस थीटा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर एक्स, ये हमारा Δ1 था। तो हमने क्या किया, या तो हम ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर इसको ईजी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी खोल सकते हैं। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, डायरेक्ट खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन करने का ऐसा दिख भी नहीं रहेगी, कैसे करेंगे जब जाके जीरो आएगा। अगर दिख रहा है तो तुम कर दो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करके हमारे पास आया एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस कॉस थीटा, जब कॉस थीटा के करस्पॉन्डिंग खोला माइनस साइन थीटा प्लस एक्स टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे तुम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते जाओगे ना, तुम्हारी स्पीड एकदम से बढ़ती जाएगी। तुमको ऐसे नहीं देखना पड़ेगा दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ऐसा सोचना भी नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट तुम मन में देखोगे कि माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होता है, माइनस 1 हो गया, तो ये चीज़ तुमने डायरेक्टली लिख लोगे। तो डिटर्मिनेंट की प्रैक्टिस करने से ये आता है, जितने स्पीड में मैंने लिखा उतनी स्पीड में तुम भी लिख सकते हो। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इन टर्म्स के अंदर सबसे पहले तो साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा कट जाते हैं। दूसरा ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और एक्स हमारा आ जाता है कॉमन। तो हम बोलते हैं इसके अंदर आ जाता है प्लस एक्स और प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाता है, तो हमारा फाइनल आंसर इसका माइनस एक्स क्यूब आएगा। अब इसके अंदर ध्यान से देखो थीटा की कोई टर्म नहीं है, तो चाहे यहाँ पे थीटा हो 2 थीटा हो 3 थीटा हो 99 थीटा हो कुछ भी हो, इसका आंसर माइनस एक्स क्यूब ही आएगा। तो हम बोलते हैं अगर Δ1 माइनस एक्स क्यूब है तो हमारा Δ2 भी हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो अब रिलेशन में देखते हैं कि ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है। Δ1 माइनस Δ2 माइनस 2x क्यूब, नहीं वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हमारा Δ1 और Δ2 दोनों इक्वल है। तो देखो थीटा का तो कोई टर्म आने से रहा, ये तो कट ही गया, ऑप्शन ही कट गया, थीटा वाला टर्म तो कोई है तो वो कट ही गया। Δ1 माइनस Δ2 ये नहीं आएगा, Δ1 माइनस Δ2 हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया। हम बोलते हैं बी ऑप्शन और इस ऑप्शन में जब हमें डी ऑप्शन दिखा तो हमने बोला Δ1 प्लस Δ2 माइनस 2x क्यूब है। ये सही है क्योंकि दोनों की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बढ़ेगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे एकदम कॉन्फिडेंटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके अंदर बोला था सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू। अरे बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, इसके अंदर कुछ नहीं करना, किसी को कुछ नहीं आता ना, सिर्फ डिटरमिनेंट खोलना आता है, सिर्फ प्रॉपर्टी भी नहीं आती, वो भी इस क्वेश्चन को कर लेगा बहुत आराम से। सिर्फ एक्सपैंड करना है, फिर उसके बाद एक क्वाड्रेटिक या क्यूबिक मिलेगी, जो भी मिलेगी उसके अंदर से रूट निकालना है। रूट निकालने भी नहीं क्योंकि इसके अंदर सम ऑफ इक्वेशंस पूछा है, सम ऑफ इक्वेशंस कैसे माइनस बी बाय ए से निकालते हैं। ठीक है, तो हमें सब पता चल जाएगा इसके अंदर की क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। जब हम इसे एक्सपैंड कर रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि इसको एक्सपैंड किया तो एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2x टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस मतलब माइनस एक्स इंटू माइनस प्लस 6 हो गया ना, इंटू 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये हो गया एक्स 6 के साथ हो गया। अब माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 9x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है हमें। तो इक्वेशन बन गई, इसे खोल देते हम। इसे जब हमने सिंप्लीफाई किया खोला तो आ गया हमारा माइनस 5x क्यूब प्लस 30x इज इक्वल टू 0। बाकी सारी की सारी टर्म्स कट रही है हमारी। और एक बार इसके अंदर देखोगे ना तो देखो x x x x x और x मतलब x क्यूब वाली टर्म आ गई, इसके अंदर x वाली टर्म आएगी, इसके अंदर x वाली टर्म आएगी, इसके अंदर x वाली, इसके अंदर x वाली, मतलब कि इसके अंदर x स्क्वायर का कोई टर्म नहीं आएगा और एक ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। तो अगर हम इसको सॉल्व भी नहीं करते ना, यहाँ पे a और b भी मान लेते तो हमें पता है कि x स्क्वायर का टर्म 0 है और x क्यूब मतलब क्यूबिक इक्वेशन आ रही है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, वो होता है हमारा माइनस बी बाय ए। ठीक है,
ए इसका क्या है, ए कुछ भी हो, इसके अंदर -5 था लेकिन बी हमारा 0 है, तो हम बोलते थे कि सम ऑफ रूट्स इसके हमारे 0 है। तो ऑप्शन के अंदर देखो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाता। पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे हमें -b/a से ये -5 और 30 भी निकालने की जरूरत नहीं है। सीधा देखो x² की टर्म, x² का कोफिशिएंट 0 है हमारा क्योंकि इसका कोई टर्म ही नहीं है, और x³ का कोफिशिएंट भी निकालने की जरूरत नहीं कि क्यूबिक इक्वेशन है। हमें बस ये दो चीज जाननी थी, उससे हो गया। तो ऑप्शन बी डायरेक्टली आ गया। 1 मिनट का क्वेश्चन, मतलब कतई इजी क्वेश्चन। तो बजाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला लेट डी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि रियल नंबर है कोई डी, एंड ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जिसके अंदर ये सारी टर्म्स है, ठीक है। और ये बोला कि थीटा हमारा 0 से लेकर 2 पाई के बीच में मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए हमारी 8 दी हुई है, तो वैल्यू ऑफ डी बतानी है हमें। तो ये वाला क्वेश्चन दिखने के अंदर तो बहुत ज्यादा बड़ा है कि क्या पता कितना लंबा जाएगा, और हो भी सकता है लंबा जाए, करके देख लेते हैं चलो। तो हमें क्या सबसे पहले दिया हुआ है ए डिटरमिनेंट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करते हैं मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स के लिए हम बनाते हैं ब्रैकेट, जैसे डिटरमिनेंट में डंडे खड़े करते थे, इसके अंदर हम ब्रैकेट खड़े करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट खड़े कर दिए, अब अंदर जो जो चीजें लिखी हुई है वो लिख दो। अब तुम सोच रहे हो कि बार बार क्यों लिख रहे, क्वेश्चन के अंदर ऊपर ही कर दो ना। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है तो तुम्हारी आदत होनी चाहिए कि क्वेश्चन ऊपर देखा और उसके बाद नीचे तुमने एक बार वो वाला क्वेश्चन फिर से लिखा, वरना मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि अभी तुम सैंपल पेपर भी सॉल्व करोगे तो वो तो प्रिंटेड रहेगा ना ज्यादातर, तो प्रिंटेड वालों को भी और नॉन प्रिंटेड वालों को भी ऑनलाइन भी हो, तो उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिख दो, ताकि तुम्हारा टाइम भले ही लगे लेकिन सिली मिस्टेक करके तुम क्वेश्चन खराब ना करो। तो चलो ये बोलते बोलते मैंने पूरा का पूरा मैट्रिक्स भी लिख दिया। तो ये था हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएगा तो सही होगा, देखो सबसे पहले मैंने देखा कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को ऐड कर दे तो हमारा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो नहीं हट जाएगा, ठीक है। उसके कारण हमने बोला कि रो थ्री को कर दिया हमने रो 3 प्लस रो 1, जिससे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हट जाए। तो हमने उस सोल पर्पस के लिए ये किया, तो हम बोल देते ये वाला मैट्रिक्स लिया हमने और इस वाले मैट्रिक्स को उठा के यहाँ पटक दिया। ए मैट्रिक्स हमारे ये हो गया, लेकिन इसके अंदर हमने रो 3 को चेंज कर दिया। रो 3 को चेंज किया था हमने, रो 3 को मिटा भी दिया। रो 3 को क्या लिखा, रो 3 प्लस रो 1, या रो 1 था, तो ये हो जाएगा 5 प्लस -2 मतलब कि 3। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस डी प्लस 4 प्लस डी, तो ये हो गया हमारा 2 साइन थीटा माइनस डी प्लस डी कट गया प्लस 4, और यहाँ पर आ गया हमारा 2d, ठीक है। अब हमने क्या किया, रो 3 को कर दिया रो 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, जिससे क्या होगा ये और ये हमारा कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, रो 3 को कर दिया रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, ठीक है। ये किया तो हम ये बोलते हैं कि इसके बाद हमने फिर से ये वाला उठा के यहाँ पर पटक दिया। तो ए मैट्रिक्स हमारा ये आ जाएगा। फिर से हमने रो 3 को ही चेंज किया, तो रो 3 फिर से मिटा दो। रो 3 को क्या किया, रो 3 को कर दिया रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2, मतलब 3 माइनस 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब ये देखो हम स्टार्टिंग से यहाँ मैट्रिक्स बना रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर ये वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैट्रिक्स की वैल्यू बदल जाती है लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। और हमें क्वेश्चन के अंदर ए मैट्रिक्स तो दिया हुआ है, लेकिन हम बात पूरी डिटर्मिनेंट की कर रहे हैं, क्योंकि देखो नीचे की तरफ जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, मतलब मैट्रिक्स का कोई रूल ही नहीं लगा रहे। चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाले जो हमने ब्रैकेट्स बनाए इनको हम चेंज करके डंडे कर देते, ठीक है। तो हमने बोला ये जो था ये डिटर्मिनेंट था, फिर इसको चेंज किया हमने, फिर ये भी डिटर्मिनेंट आया, फिर इसको चेंज किया, ये भी डिटर्मिनेंट आया। अब हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को इसके अराउंड, इसके अलॉन्ग, मतलब रो 3 के अलॉन्ग इसको खोल देते। तो जब हमने इसको रो 3 के अलॉन्ग खोला तो हमारा डायरेक्टली आ जाता है 4d प्लस डी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4, ठीक है। साइन प्लस 2 और साइन माइनस 2, तो साइन स्क्वायर -4 और वो माइनस के साइन माइनस साइन स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब हमें ये दिया हुआ है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसके अंदर इसकी मिनिमम वैल्यू हमें 8 दी हुई है। इसकी मिनिमम कब आएगी, जब ये वाली चीज़ हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस के अंदर है। ये मैक्सिमम कब होगी, जब साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो हम ये बोल देते हैं कि 4d प्लस डी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस 4, यानी कि -1 प्लस 4 कितना हो गया हमारा +3 हो गया। +3 इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ था 8, तो इसका मतलब जब 3 को उस साइड लेके गए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। तो 4d प्लस डी स्क्वायर हमारा 5 हो गया, तो बन गए क्वाड्रेटिक कि डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे -5 और 1। नहीं अबे रूट्स निकालना तो आराम से सीखो कि ये क्या हो जाएगा d प्लस 5। रूट्स निकालना तो तुम्हें आना ही चाहिए, फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ जिन्हें नहीं आता, कि ये हो जाएगा d+5 फैक्टराइज करके और हो जाएगा d-1, जिससे कि ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल है, मतलब कि d-1 0 या फिर d+5 0, तो d की वैल्यू -5 आ जाएगी,
या फिर डी की वैल्यू 1 आ जाएगी। डी की वैल्यू इन दोनों में से कुछ आ सकती है। ठीक है, तो हमने ऑप्शन के अंदर देखा कि क्या है, डी की वैल्यू या तो -5 दी हो या फिर 1 दी हो। देखो ऑप्शन के अंदर एक दी हुई है ऑप्शन ए, मतलब कि -5, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर एडवांस में आता और एमसीक्यू क्वेश्चन होता है इसके अंदर और -5 भी दे रखा होता और 1 भी दे रखा होता तो हमारे वो दोनों के दोनों आंसर्स हो सकते थे। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर टर्म्स है 2b1 b b² + 1 और b फिर 1b2, जिसके अंदर हमें बोला कि b हमारा पॉजिटिव है और ये बोला है देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a डिवाइडेड बाय b इज। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू मान लो 5b आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a डिवाइड बाय b क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इंटीजर में भी कई बार ऐसे देते हैं ताकि हमारा इंटीजर के अंदर आंसर आ जाए। ठीक है, हमें मेनली क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a की मिनिमम वैल्यू। बस यही हमारा कंसाइज था पूरा क्वेश्चन का पढ़ने का। तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते, तो ए को हमने लिख दिया, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट कर रहे हैं तो हमने इसके अंदर खड़े डंडे लगा दिए, डिटर्मिनेंट का रूल। फिर अंदर नंबर्स लिख लिया, क्या 2b1 b b² + 1 और फिर b फिर 1 b और 2। ठीक है, ये नंबर लिख लिया। अब इसके अंदर जब मैंने सोचा कि ट्रांसफॉर्मेशन करूँ या नहीं करूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन कर भी सकता था, लेकिन इसके अंदर नंबर से इतने ईजी दिए कि मुझे मन ही नहीं किया। मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा उससे अच्छा मैं जल्दी जल्दी सॉल्व ही कर दूँ। तो इसको सिंप्लीफाई जब हम करते हैं तो हमारा आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ b² + 1 × 2, मतलब कि 2b² + 2 -b²। ठीक है, फिर आ जाता है -b के साथ आ जाएगा हमारा 2b -b। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा +1, इसके साथ आ जाएगा हमारा b² -b² -1। तो ये देखो यहाँ पे b² कट जाएगा, यहाँ पे b और b कट जाएगा, यहाँ पे b² और b² कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा b² + 2, फिर -b टाइम्स ऑफ b, फिर आ जाएगा +1 टाइम्स ऑफ ये कट गया ऑफ -1। तो हमारा फाइनल आ गया 2b² + 4 -b² -1, मतलब कि b² + 3। ठीक है, b² + 3 हमारी है डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू b² + 3 है, तो हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a बाय b दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या था, b² + 3 डिवाइडेड बाय b। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी b + 3/b। अब b + 3/b आ गया है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमने पढ़ा हुआ है। ये वाला अगर तुमने नहीं भी पढ़ा हुआ ना तो कॉन्सेप्ट याद कर लो हमेशा कि ये क्या होता है। जब भी हमें ऐसी चीज़ दे रखी है और ये बोला है कि b हमारा पॉजिटिव है, तो b + 3/b की वैल्यू आ जाती है मिनिमम 2√3। ठीक है, 2√3 आती है। वैसे ही जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि a + 1/a की मैक्सिमम इसकी रेंज क्या होगी, तो हमने क्या बोला था, इसकी रेंज होती है माइनस। ये चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए, मेंस के अंदर एडवांस के अंदर भी ये चीज़ याद रहनी चाहिए, और इस वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर हम बोलते हैं कि इसकी रेंज क्या होती थी, -∞ से -2, 2 पे क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे ओपन यूनियन, ये हो जाती थी 2 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, ये होती थी। तो इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू -2 आ रही है, इसके बीच की जगह ये अटेन नहीं कर सकता। तो इस टाइप के कि अगर हमें a + n/a दिया हुआ है, n में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाली चीज़ हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब देखो ये वाला तुमने पूरा क्वेश्चन किया, उसके बाद तुम यहाँ तक पहुँच गए, फिर तुम्हें यही नहीं पता कि मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है, जो कि सिर्फ 1 सेकंड का खेल है, तो फिर तुम्हारा इतनी ज़्यादा मेहनत का कोई फायदा ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमने बोला इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते कि ये फंक्शन है, तो फंक्शन है कि f(b) = b + 3/b। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, f' निकालते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाता है 1 + 3/b², प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाएगा, और इसको हम 0 पुट कर देते हैं। जब भी हमें निकालना है ना किसी की मिनिमम वैल्यू, मतलब किसी की एक्सट्रीम पोजीशन निकालनी, तो उसका डिटर्मिनेंट कहाँ पर 0 हो रहा है वो देख लेते हैं हम, क्योंकि देखो ग्राफ में भी देखो जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगी तो इसका जो स्लोप है वो 0 हो जाएगा, तो उसके स्लोप को 0 कर दो, तो 1 = 3/b², तो b हमारा हो जाएगा ±√3, तब ये चीज़ होगी। अब +√3 पे और -√3 पे इसकी एक्सट्रीम वैल्यू जा रही है, तो हम बोलते √3 डालते हैं, तो √3 + 3/√3, तो 2√3 आ जाता है, और एक -2√3 आ जाता है। तो जैसे इसके अंदर -2 और 2 था, वैसे इसके अंदर -2√3 और 2√3 हो जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब कि, तो हमसे ये बोला था कि b > 0 है क्वेश्चन के अंदर, तो b -3√3 तो कट जाएगा, तो b + √3 बचा। अब b + √3 बचा, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो हमारी 2√3 आ गई, तो यही इसकी मिनिमम वैल्यू है, जो पॉजिटिव के अंदर ही आएगी, क्योंकि b नेगेटिव नहीं बोला हुआ, तो पॉजिटिव के अंदर 2 से लेकर इन्फिनिटी के अंदर, सॉरी इसके अंदर 2√3 हो जाएगा, तो 2√3 से लेकर इन्फिनिटी के अंदर इसकी मिनिमम वैल्यू हमारी 2√3 है। तो हमने बोला कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा a। अब देखो जनरल मेथड भी सिखा देता हूँ, जैसे कि मान लो कि फंक्शन है a + n/a, n कुछ भी हो सकता है,
तो इसको हमने किया डिफरेंशिएट किया तो हमारा आ जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है, ये एफ ऑफ ए है, ठीक है। और हमें निकालना है एफ डैश ए, यहाँ तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस एन बाई ए स्क्वायर, मतलब कि ए की जो वैल्यू आएगी वो जब अंडर रूट एन है प्लस माइनस अंडर रूट एन है, तब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीम पोजिशन आ जाएगी, ठीक है। और इसको जब इसके अंदर डालेंगे तो हम बोलते हैं रूट एन प्लस एन बाय रूट एन। तो इससे हमारा सिंप्लीफाई इक्वेशन आ गया 2 रूट एन, ये हो जाएगी हमारी उसकी मिनिमम वैल्यू। मतलब इसका जो रेंज होगा ना, रेंज आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 रूट एन, एन कुछ भी दिया हो, ये क्लोज्ड यूनियन, सॉरी माइनस 2 रूट एन, और यहाँ पे 2 रूट एन से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। कोई भी दिया हो, ये इक्वेशन याद रखो। ये जैसे याद रखी थी ना, माइनस इन्फिनिटी से -2 और 2 से इन्फिनिटी, नहीं रखी तो अभी याद कर लो। वैसे ये भी रखनी है कि अगर 1 बाय ए की जगह अगर मान लो 9 बाय ए दे रखा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रूट ऑफ 9 3, तो माइनस इन्फिनिटी से -6 तक रहेगा और फिर 6 से लेके इन्फिनिटी तक रहेगा। इस टाइप से करना है हमें ये वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा सॉल्व हो जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें बोला कि A1 A2 A3 ऐसे करके A10 तक है, वो सारे जीपी के अंदर है। जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मानने हैं कि A3 डिवाइडेड बाय A2, मतलब इन दोनों का जो फैक्टर रहेगा वही हमारा A1 और A2 का फैक्टर रहेगा, मतलब A2 डिवाइडेड बाय A1 और A3 डिवाइडेड बाय A2। ये सारी चीज़ हमारी सेम रहेगी, ठीक है। जीपी ये तो पता ही है हमें। विद AI ग्रेटर देन 0, मतलब कि हर एक टर्म इसका 0 से बड़ा है, हर एक टर्म 0 से बड़ा है, मतलब कि इसका जो फैक्टर है वो हमारा नेगेटिव नहीं होगा, वो हमारा पॉजिटिव ही होगा, और हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो भी पॉजिटिव ही होगा। फॉर i इज इक्वल टू 1 2 से ऐसे 10 तक, एंड एस बी द सेट ऑफ पेयर्स आर कॉमा के, आर और के दोनों नेचुरल नंबर है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फॉर विच, ये डिटर्मिनेंट, इतना बड़ा डिटर्मिनेंट दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 0, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इज। अब देखो इनिशियली कोई इसको देखेगा तो बोलेगा यार तो जीपी भी दे दिया, सेट्स भी दे दिया, इसके अंदर डिटर्मिनेंट भी दे दिया, हर चीज़ मिक्स करके पूछ ली, तो कितना टफ क्वेश्चन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो इसके अंदर लॉग भी दे दिया। लॉग का बेसिक मैंने एक वीडियो के अंदर सिखाया हुआ है, अगर नहीं पता तो वो वाले वीडियो को देखो। ये शायद मैंने CND जो चैप्टर पढ़ाया था उस वाले के अंदर एक वीडियो है लॉग वाला, तो उसके अंदर मैंने बेसिक लॉग का क्लियर कर दिया जितना मेंस के अंदर काम आता है। तो अगर लॉग तुम्हें नहीं आता, बोर्ड तक का पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर जाके देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये बोलते हैं कि an मतलब कि जो भी है इसका an, वो हमारा क्या हो जाता है। देखो क्वेश्चन दिखने में कितना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसका आंसर देखना तुम कितना होता है। an मतलब कि a कोई भी n इज इक्वल टू, हम जीपी में हैं तो हमने बोला A1 इंटू आर की पावर n-1, यही होता है जीपी का फॉर्मूला। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसके अंदर रो 1 को चेंज कर देते रो 1 प्लस रो 3 माइनस रो 2, ठीक है। रो 1 को चेंज कर देते रो 1 प्लस रो 3 माइनस रो 2 टाइम्स ऑफ रो 2। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, रो 1 को चेंज कर देते रो 1 प्लस रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2। जब हम ये देखते हैं तो देखो लॉग के अंदर क्या होता है, दो टर्म्स जब भी ऐड होते हैं, मतलब लॉग ऑफ 1 मतलब कि मान लो लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5, तो ये हो जाता है हमारा लॉग ऑफ 15, ठीक है। इस टाइप से मतलब अंदर वाले टर्म्स जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अगर हम माइनस करते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है। तो सिंपली इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा जो फर्स्ट रो है लॉग ऑफ बेस ई है, ठीक है, बेस ई रखना है हमें, लॉग ऑफ A1 की पावर R इंटू A2 की पावर K। R और K कुछ दिया हुआ है, क्या चीज़ है, कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये बोला कि नेचुरल नंबर से, ठीक है। A2 की पावर K मल्टीप्लाई बाय R1 को किससे ऐड किया, R3 से, तो मल्टीप्लाई बाय A7 की पावर R मल्टीप्लाई बाय A8 की पावर K, फिर डिवाइडेड बाय A4 इंटू A5, मतलब A4 की पावर R इंटू A5 की पावर K। अब इन सबको क्या करते हैं, हम उस वाले टर्म में लिख लेते हैं कि AN हमारा A1 इंटू R इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, तो हम इसके फैक्टर को मान लेते हैं F, ठीक है। F ये हो गया फैक्टर इसका, तो हमने बोला ये हो गया A1 की पावर R इंटू A1 इंटू F की पावर n-1, यानी कि इसका पावर क्या हो जाएगा 2-1, क्योंकि A2 दिया हुआ था तो इसके अंदर F1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय A7 की पावर R, यानी कि A1 मल्टीप्लाई बाय F की पावर 7-1, तो वो हो गया 6, और इसकी पावर दी हुई R, तो A की पावर R हो गया और इसकी पावर 6R हो गया, ठीक है। इसकी पावर K दी हुई थी तो A की पावर K हो गया, और 1 इंटू K हो गया ये, मल्टीप्लाई बाय A8 की पावर K दिया है, मतलब A8 को क्या लिख सकते हैं, A1 इंटू F की पावर 7 की पावर K है, तो यहाँ पे K आ गया और यहाँ पर भी K आ गया, डिवाइडेड बाय, ये अंदर वाली चीज़ लिख रहा हूँ मैं सिर्फ,
जो हमारा ये अंदर दिया हुआ है ना वो वाली चीज़ लिख रहा हूँ, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ गया A4 इंटू A5। तो A4 क्या हो जाएगा, A1 की पावर A1 इंटू एफ की पावर 4 माइनस 1 मतलब कि 3, और दोनों R से मल्टीप्लाई, तो ये R हो गया, ये R हो गया। फिर आ जाता है A5 यानी कि A1 मल्टीप्लाई बाय एफ की पावर 4, यहाँ K और यहाँ K आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1 की पावर R, A1 की पावर R कट गया, A1 की पावर K और A1 की पावर K भी कट गया। ठीक है, ये कट गया, लेकिन हमने क्या किया था, इसके अंदर -2 टाइम्स ऑफ R2 किया था, तो ये वाली चीज़ फिर से आ जाएगी, ये वाली जो चीज़ है वो फिर से आ जाएगी। तो हम बोलते हैं A4 की पावर R इंटू A5 की पावर K, ये वाला फिर से आ गया। तो हमने ये वाली चीज़ फिर से लिख दी, इसको हम कर देते थोड़ा साइड में ताकि जगह मिल जाए। तो यहाँ पर हमने फिर से ये चीज़ लिख ली कि A1 की पावर R इंटू एफ की पावर 3R मल्टीप्लाई बाय A1 की पावर K इंटू एफ की पावर 4K। ठीक है, तो A1 R से एक A1 R और कट गया, और A1 K से एक A1 K और कट गया। अब देखो F3R और F3R दिया हुआ है, F3R F6R हो गया, ये कट गया, और ये और ये कट गया, सब कुछ कट जाता है इसके अंदर, सब कुछ कट जाता है, तो log ऑफ 1 आ जाता है जो कि हमारा 0 हो जाता है। वैसे हम इन तीनों के साथ करते हैं ना, तो तीनों के तीनों 0 हो जाते हैं। ये हमें डायरेक्ट देख के भी पता चल जाता है। अगर तुमने ऐसे क्वेश्चंस, तुम्हें दिमाग के अंदर अगर तुम क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर पाते हो ना, तो फिर ये वाला चीज़ देख के पता चल जाती है, तो दिमाग के अंदर डायरेक्ट ही आ जाता है कि इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, जब इसका आंसर 0 आएगा तो आर और के की कोई भी वैल्यू, कितनी भी सारी वैल्यू, इसका आंसर 0 ही आने वाला है। तो फिर हम बोलते हैं कि एस के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसने पूछा था, तो हम ये बोलते थे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, चाहे कुछ भी हो जाए आर और के, इसका आंसर 0 ही आएगा। तो देखो 12th दिखने में तो इतना टफ लग रहा था कि जीपी भी आ गया भाई, सेट्स भी आ गया, लॉग भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया, 4 चैप्टर मिक्स होके आ गए, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज भी है ना सबकी, तो एकदम इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बोला लेट अल्फा और बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा। तो देखो ये वाले इक्वेशन के रूट्स है, तो हमें इक्वेशन के रूट्स नहीं निकालने, इसके अंदर सिर्फ हम ये याद रखेंगे कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, -1, ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा क्या हो गया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज इक्वल टू सी बाय, तो ये हो गया 1। ये दो चीज़ याद रखनी है इस वाली इक्वेशन से बस, और कुछ याद नहीं रखना। और हमसे क्या पूछा है, देन फॉर वाई नॉट इक्वल टू 0 इन आर वाई प्लस 1, मतलब वाई 0 नहीं होगा, ठीक है, और रियल नंबर है, वाई प्लस 1 अल्फा बीटा वाई प्लस बीटा 1 बीटा 1 और वाई प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हमने क्या किया, नॉर्मली सबसे पहले तो ये वाली चीज़ लिख ली, डिटर्मिनेंट लिख दिया। डिटर्मिनेंट जब हम लिखते हैं तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम 2 खड़े डंडे करते हैं, 2 खड़े डंडे कर दिए। अब इसके अंदर चीज़ें लिखते हैं हम, क्या क्या दी हुई है, क्या क्या दी हुई है, वाई प्लस 1, फिर दी हुई है अल्फा, फिर दी हुई है बीटा, फिर अल्फा वाई प्लस बीटा और 1, फिर बीटा 1 और वाई। मैं इसको है ना ट्रांसफॉर्म करने की मेहनत नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे दिख भी नहीं रहा है कि क्या करके फिर इसको कुछ होगा या नहीं होगा। तो मैंने डायरेक्टली क्या किया, इसको खोल दिया। इसको जब मैंने खोला तो मैं ये बोलता हूँ कि वाई प्लस 1 के साथ आ जाएगा वाई प्लस बीटा इंटू वाई प्लस अल्फा, फिर यहाँ पे -1 आ गया। इसके अंदर देखो अल्फा प्लस बीटा की टर्म भी आ रही है और अल्फा बीटा की टर्म भी आ रही है। अब काम आएगा जो हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा था, ठीक है, समझ रहे हो कब काम आया, माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ, अब ये आ जाएगा अल्फा टाइम्स ऑफ अल्फा टाइम्स फिर से वाई प्लस अल्फा, तो इसके अंदर अल्फा का स्क्वायर आ रहा है, माइनस बीटा, ठीक है, फिर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा टाइम्स ऑफ वाई प्लस बीटा, ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या किया, इसको खोल दिया, तो अंदर वाली चीज़ जब हम इसको खोलते हैं, ठीक है, वाई प्लस अल्फा और वाई प्लस बीटा, तो ये चीज़ हो जाती है हमारी वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉमन आ गया, और अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला था, अल्फा प्लस बीटा निकाला था -1, तो ये आ जाएगा हमारा -y, आगे हमारा -y, फिर आ जाता है प्लस अल्फा बीटा हमने क्या निकाला था +1, तो ये हो गया वाई स्क्वायर -1 + 1, और -1 था तो ये कट गया, तो y + 1, तो ये जो ऊपर वाली टर्म है ना, ये देखो एक एक करके मैं लिखता हूँ, ये पूरा एक ही है लेकिन अलग अलग करके लिख रहा हूँ। ये आ जाता है y + 1 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर माइनस वाई के अंदर से y कॉमन ले लिया और y -1 अलग से कर दिया, ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाती है, इसके अंदर हम लिखते हैं माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ, अंदर वाली चीज़ पहले सॉल्व कर देते, अल्फा वाई प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, और ये सारी अल्फा से मल्टीप्लाई हो रही है, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा बीटा, वैसे नीचे वाली चीज़ क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा माइनस टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर वाई माइनस टाइम्स ऑफ बीटा का क्यूब, ठीक है। तो अल्फा बीटा कट, और बाकी टर्म्स आ जाती है वाई मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और फिर आ जाती है हमारी प्लस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, ठीक है। तो इसको हम खोलते हैं, तो ये आ जाते हैं वाई अल्फा प्लस बीटा हमारा -1 था तो माइनस आ गया इंटू अल्फा माइनस बीटा, ठीक, अल्फा माइनस बीटा आ गया, प्लस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होता है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब। देखो यहाँ पे देखो ए माइनस बी का होल क्यूब, अगर तुम्हें वो नहीं याद तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ये होता है। ठीक है, हमें ये ढूंढना है, हमें इसके टर्म्स में, तो ये वाली चीज़ हम यहाँ ले जाते हैं, तो प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या था 1 था, और अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारा -1 था, तो यहाँ आ जाता है हमारा -3। ठीक है, ये हो गया -3। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता थी, अल्फा बीटा की वैल्यू पता थी, अगर हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम बोलते हैं इसका स्क्वायर ले लो। ठीक है, ये वाला मेथड याद रखना। ये वाले क्वेश्चन से सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बता रहा, एक अलग से मेथड बता रहा जो कि काफ़ी काम आता है। तो ये हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस, मतलब कि ये देखो ना, इससे अच्छा हम इसको अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को ये भी तो लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। देखो करके देखो, सही आता है। ये हमें पता है, ये हमें पता है। इसकी वैल्यू -1 थी, तो -1 का होल स्क्वायर 1, -4 टाइम्स तो -4, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो हमारा -3 आ गया। तुम सोच रहे हो किसी का स्क्वायर -3 तो आ ही नहीं सकता, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ये मैथ्स है, मैथ्स के अंदर तो कुछ भी ही हो सकता है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमारा -3 आ गया। तो अब हमारा ये वाला टर्म ये आ गया और ये वाला ये आ गया। तो अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस तो बाहर निकाल लेते हैं हम, चलो माइनस भी अंदर ही ले लेते हैं। तो ये आ जाता है माइनस अल्फा स्क्वायर वाई, फिर माइनस अल्फा का होल क्यूब, माइनस प्लस हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा, और नीचे वाला जो टर्म है वो आ जाता है हमारा अल्फा बीटा। ठीक है, माइनस बीटा स्क्वायर वाई, माइनस बीटा स्क्वायर वाई, और फिर आ जाता है हमारा माइनस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा, मतलब माइनस बीटा का होल क्यूब। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा क्या क्या है हमारे 1 1 है, तो अल्फा बीटा को अलग रहने देते हैं अभी। बाकी जो टर्म्स है, मतलब वाई को कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर और इसके अंदर, अंदर आ जाता है माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब जब अल्फा और बीटा और अल्फा प्लस बीटा पता है हमें, तो हम ये बोलते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे ये निकाला कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा तो 1 है तो ये 2 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा हमारा -1 और उसका स्क्वायर हमारा 1 हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा -1 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -1 हो गया, तो यहाँ पे हमने -1 लिख दिया, तो ये आ गया हमारा y। सेकंड टर्म मतलब कि माइनस कॉमन निकाल लिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, ये चीज़ आ गई प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। ये जो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा है वो तो +2 ही आ जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ये वाले फॉर्मूले से कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये चीज़ हो जाती है हमारी। अब हमें ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये तो निकल ही गया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब मतलब -1, माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा मतलब 1, और अल्फा प्लस बीटा मतलब -1। तो ये आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो y -2 + 2, तो ये कट गया हमारा, कट। तो हम ये बोलते हैं कि फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा y + 1 × y - 1 × y, मतलब कि y स्क्वायर -1 × y, मतलब कि y का क्यूब -y, और यहाँ पे आ जाएगा +y। ये कट गया, तो हमारा फाइनल आंसर y क्यूब आ गया। तो ऑप्शन के अंदर देखते हैं कि y क्यूब आंसर है या नहीं, तो y क्यूब हमारा आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये था कि हमने सम ऑफ रूट्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकाल दिया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी निकाल दिया, और उन्हें इन इक्वेशन के अंदर डाल के इसको सॉल्व कर दिया। अब कई लोगों को ये वाला मेथड थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो इसका एक और मेथड मैं बताता हूँ। एक और मेथड है जो कि थोड़ा सा इससे ईजी है। तो उस वाले मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, देखो जब स्टार्टिंग के अंदर हमें ये दिया कि x² + x + 1 की हमारे रूट से अल्फा और बीटा, तो हमें अगर तभी पता है कि अल्फा और बीटा फिर हमारे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गए। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है कि ओमेगा क्यूब हमारा 1 रहता है, तो ये क्यूब रूट्स ऑफ 1 रहते हैं। तो हम बोलते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी ये रहती है कि देखो यहाँ पे ओमेगा डाल के देख लो, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 हमेशा हमारा 0 ही रहता है। डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर डाला और कुछ नहीं डाला। फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जब ट्रांसफॉर्मेशन करके हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो उसके अंदर हमारे ओमेगा के टर्म्स कट जाते हैं और सिर्फ y का टर्म बचता है, जो कि बचता है हमारा y क्यूब। तो वो वाले मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, y क्यूब ही आएगा। तो दोनों मेथड इक्वल लेंथ के हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मेथड बड़ा है कोई मेथड छोटा है। या तो तुम ओमेगा यूज कर लो, ओमेगा यूज करोगे तो काफी ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें ओमेगा की सारी प्रॉपर्टीज प्रैक्टिस नहीं है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा वीक है, तो ये वाला करके तो बहुत ही ज्यादा ईजी है। तुमको कुछ नहीं, बस जो 10th के अंदर फॉर्मूले पढ़े थे, a + b के होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब, ये सारी चीजें जो है ये सारी पता होनी चाहिए। और सम और मल्टीप्लिकेशन तो हमें पता ही है, बस नंबर्स के साथ थोड़ा खेलना है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था ना,
ये राउंड 2 के लिए करना है, जो कि राउंड 2 में यानी कि जो कि थोड़ा सा हल्के से बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमको आते हैं कि ये वाले हमसे हो जाएंगे। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर ये बोला है कि इफ ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, इतना बड़ा सारा मैट्रिक्स दे रखा है, देन ए इज, इफ ये बोला है मतलब इफ ए इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ए ये है तो ए क्या है, इसने ये पूछा है। अगर ए ये है तो ए क्या है, तो हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स में से सबसे पहले ई की पावर टी को कॉमन ले लिया, मतलब मैट्रिक्स में से लेके तो हर एक टर्म से लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट से ले लिया। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं हम। सबसे पहले तो इसके अंदर किए हमने खड़े डंडे, तो एक डंडा ये रहा, एक डंडा ये रहा, खड़े डंडे किए। अब इसके अंदर जो डिटर्मिनेंट लिखा तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर देते, क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट ये सारी वैल्यूज मान ली यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसके अंदर से ई की पावर टी कॉमन लेते हैं, डिटर्मिनेंट में से एक रो में से कॉमन ले सकते हैं, तो ई की पावर टी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ई की पावर माइनस टी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस टी, और ई की पावर एक माइनस टी यहाँ से कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस टी। अंदर क्या बच जाता है हमारा, अंदर बच जाता है 1 1 1, बाकी बच जाता है कॉस टी, यहाँ पे बच जाता है कॉस टी माइनस साइन टी, बाकी सारी चीज़ें देखो हट गई है। यहाँ पे बच जाता है 2 साइन टी, और यहाँ पर हमारा साइन टी, यहाँ पे साइन टी प्लस कॉस टी, और यहाँ पे कॉस टी बच जाता है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर रो 2 को इसके अंदर ट्रांसफॉर्म क्या किया, रो 2 को लिख दिया रो 2 माइनस रो 1, ठीक है, और रो 3 को लिख दिया हमने रो 3 माइनस रो 1। इससे क्या होगा, ये और ये जीरो हो जाएंगे। तो हमने यही वाली चीज़ की। तो हमारा सबसे पहले हमने क्या किया, ये डंडे खड़े किए, एक डंडा और दूसरा डंडा खड़े किए। अब इसके अंदर रो 1 तो वैसा का वैसा, मतलब 1 कॉस टी और साइन टी। देखो जल्दी 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 करना, जैसे मेंस के अंदर कैसे करते हैं, राइटिंग खराब आए तो खराब आए, ये मेरी राइटिंग खराब है, बस समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या लिखा। देखो मैंने पहले भी बताया था साइन टी को मैं एस टी लिख देता था, कि साइन मुझे पता है कि एस होगा, वैसे मैंने यहाँ कॉस टी को सी टी लिख दिया जल्दी जल्दी। तो इस हिसाब से करना है। ये क्वेश्चन भी देख के चलना, देखो देखो इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल ये सारी चीज़ दी हुई है, अगर तुम्हें वो पता ही नहीं है तो तुम सॉल्व क्यों कर रहे हो फालतू में, अभी छोड़ दो, लास्ट में करना अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो। और अगर तुम्हें पता है तो फिर तो करो, आंसर आएगा ही, क्यों नहीं आएगा। अब देखो रो टू मतलब रो 2 माइनस रो 1 किया तो ये जीरो आ गया, यहाँ पर कॉस टी से कॉस टी कट गया तो माइनस साइन टी आ गया, यहाँ पे साइन टी से साइन टी कट गया तो यहाँ कॉस टी आ गया। सिमिलरली यहाँ जीरो आ गया, यहाँ पे आ गया 2 साइन टी माइनस कॉस टी, और यहाँ पर आ गया कॉस टी माइनस साइन टी। अब एक चीज़ देखो, मैंने जस्ट अभी क्वेश्चन ऊपर स्क्रॉल किया तब मैंने देखा कि यहाँ पर माइनस भी तो था एक, माइनस ई की पावर टी, तो यहाँ पे हम कॉस टी और साइन टी क्यों ले आया, तो माइनस कॉस टी और माइनस साइन टी आएगा। देखो ऐसी सिली मिस्टेक्स कि मतलब ई की पावर टी तो बाहर निकाला हमने, माइनस को कंसिडर ही नहीं किया, हमने डैश लगा वो। तो ऐसी सिली मिस्टेक मुझसे हुई है, तुमसे भी हो सकती है, तुमसे क्या किसी से भी हो सकती है। कोई मैथ्स का बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन, उससे भी कई बार गलती हो जाती है, इसलिए कभी भी मैथ्स में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना हमें। तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। अब इसको जब हम फिर से यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, फिर मतलब सेकंड रो के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस, सेकंड रो में आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस टी माइनस साइन टी, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन टी प्लस कॉस टी, ठीक है, सी टी लिख दिया, सी टी मतलब कॉस टी, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या देखते हैं कि ई टी और ई की पावर माइनस टी, ये तो कट गया, ई की पावर माइनस टी बचा यहाँ पे, तो ई की पावर माइनस टी बाहर आ गया। इसी को हम क्या करते हैं, अब इसके अराउंड, इसके अलॉन्ग मतलब कॉलम 1 के अलॉन्ग इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो हमने बोला ई की पावर माइनस टी बाहर ही रहने दो, बाकी हमने क्या किया, इसके अलॉन्ग कर दिया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ कॉस टी प्लस साइन टी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन टी माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। तो इसका मतलब जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इसको स्क्वायर किया, हमने खोला, तो ये क्या आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर 4, प्लस ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। बाकी जो टर्म्स है वो हमारे कट जाएंगे, तो हमारा यहाँ अंदर 5 आ जाएगा, और बाहर ई की पावर माइनस टी है, तो इसका आंसर 5 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस टी आ जाएगा। तो जब इसका आंसर ये है तो हम ये बोल देते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये इन्वर्टिबल होगी। सही बात है, इन्वर्टिबल, और किस किस के लिए होगी, चाहे टी कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, ये चीज़ इन्वर्टिबल रहेगी। तो हमने ये बोला कि ये इन्वर्टिबल रहेगा फॉर ऑल रियल नंबर, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बोला कि ए डिटर्मिनेंट हमारा ऐसा सा कुछ दिया हुआ है, ऐसे से डिटर्मिनेंट बहुत बार देखे, देन फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस से दिस, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये किसके बीच में आएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले लिखा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, या तो ये लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डी ई टी ऑफ ए, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, बात एक ही है। फिर हमने क्या किया, खड़े डंडे कर दिए, खड़े डंडे, एक डंडा और ये दूसरा डंडा, ठीक है, ये बोरिंग सा काम। फिर यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख लिया, जल्दी जल्दी देखो ये वाली सारी चीज़ें की क्वेश्चन के अंदर है, लेकिन सही लिखना है ये वाली,
क्योंकि ये तुम्हारी स्क्रीन पे होगी, तुम्हारे पेपर पे नहीं होगी। तो मतलब जब मेरा टाइम था तब तो ये पेपर पे होती थी, तो मैं पेपर पे सॉल्व कर देता था, लेकिन ये ऑनलाइन है तो फिर तुमको ये लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो कई बार है ना सिले मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर नहीं होती तुम्हारी सिले मिस्टेक तो डायरेक्टली कर दो तुम लोग। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। तो हम ये बोलते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते क्या, ताकि ईजी हो जाए। कॉलम 1 को कर देते कॉलम 1 प्लस कॉलम 3। तो जब हमने ये किया तो हमने ये वाली चीज़ तो सबसे पहले नॉर्मली ऐसे उठाई, कॉपी की और यहाँ ला के पटक दी, सेम टू सेम चीज़। और यही हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होगा। तो इसकी वैल्यू इसके अंदर कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं तो कॉलम 1 हमने मिटा दिया। कॉलम 1 को क्या लिख रहे हैं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 दिस प्लस दिस। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2, यहाँ पर आ गया हमारा 0 और यहाँ पर भी आ गया हमारा 0। अब इसके अलॉन्ग इसको कर देते हैं हम एक्सपैंड। इसके अलॉन्ग इसको एक्सपैंड किया तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये हमारा आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थीटा की रेंज क्या है, 3π/4 से लेके 5π/14 तक। तो फिर साइन थीटा की रेंज क्या होगी इसके बीच में, साइन थीटा की ये थीटा की रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो साइन थीटा की रेंज क्या होगी, साइन ऑफ 3π/4 -1/√2। और तो 5π/4 पे क्या हो जाती है इसकी वैल्यू, ये हो जाती है हमारी 1/√2। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं ये -1/√2 से लेके 1/√2 तक के बीच में। तो साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या हो जाएगी, ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर कर दिया, नहीं, 0 भी तो आ रहा है बीच में। तो 0 से लेके 1/2 तक इसकी रेंज हो जाएगी। जब इसकी रेंज 0 से लेके 1/2 है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की रेंज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 से लेके 3/2 तक, ये वाली रेंज हो गई। अब मल्टीप्लाई बाय इसका आंसर जो मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी 2 से लेके 3 तक। तो इसकी रेंज 2 से लेके 3 है। तो ऑप्शन के अंदर देखते हैं 2 से लेके 3 है कोई, ऑप्शन के अंदर देखो 2 से लेके 3 नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन सा इंटरवल है जो कि 2 से लेके 3 के बीच में आता है। तो हम ये बोलते हैं कि ये वाला इंटरवल 2 से लेके 3 के बीच में नहीं आता, क्योंकि यहाँ 1 वाली वैल्यू आ गई। ये वाला आता है नहीं आता, 2.5 3 के ऊपर हो गया, ये वाला भी गलत। ये वाला 2 के नीचे हो गया, ये वाला भी गलत। ये 2 से लेके 3 के बीच में। तो हम बोलते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे फेवरेबल और सबसे सही आंसर होगा इसका। तो अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर मतलब डिटर्मिनेंट चैप्टर के जितने पीवाई क्यूज थे उसका ये आखिरी क्वेश्चन होगा। हमने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, अगर वो सारे क्वेश्चन तुमसे डायरेक्टली हो रहे हैं तो फिर तुमको डिटर्मिनेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन और कर देते हैं ताकि कॉन्फिडेंस और थोड़ा बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ही करते हैं। तो इसके अंदर ये बोला है कि हमारा ये वाला डिटर्मिनेंट इसके बराबर है, और ये बोला a + b + c 0 नहीं है और x 0 नहीं है, तो x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हमें x दिया हुआ है, तो या तो हम ये कर सकते हैं ये वाली पूरी चीज़ को निकाला और फिर उसे इससे कंपेयर कर दिया। ठीक है, वही हम करने वाले। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लिखा। तो डिटर्मिनेंट लिखा हमने इसका, तो सबसे पहले 2 खड़े डंडे कर दिए। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डायरेक्टली भी बता सकता हूँ, तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन अलग अलग करके भी बता दूंगा मैं। तो ये a - b - c हो गया, ये 2a और यहाँ पर भी 2a आ गया। सिमिलरली 2b 2c b - c - a 2c 2b और c - a - b, ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या हुआ, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया कि रो 1 को लिख दिया रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। इससे क्या होगा, यहाँ पे 2 भी ऐड होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस, तो यहाँ a + b + c आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप से मैंने किया। तो मेरे पास ये आ जाता है कि डिटर्मिनेंट कुछ इस टाइप से आ जाता है। सबसे पहले फिर से मैंने 2 खड़ी डंडी की, ये सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएगी। बस हमने क्या किया, रो 1 को चेंज किया है। तो हम बोलते हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स लिए और यहाँ पे ऐसे पटक दिए, लेकिन हमने रो 1 को चेंज कर दिया तो रो 1 हटा दिया। अब रो 1 के अंदर तुम देखोगे क्या आता है, यहाँ पे आ जाता है a + b + c। यहाँ पर भी तुम देखोगे तो यहाँ पर भी आ जाता है हमारा a + b + c, और लास्ट वाला टर्म भी आ जाता है हमारा a + b + c। ठीक है, ये तीनों के तीनों a + b + c आ गए। अब हम क्या करते थे, इसके अंदर a + b + c कॉमन निकाला हमने। कॉमन निकाल के फिर इसके अंदर से हमने कॉलम 2 के अंदर से कॉलम 1 माइनस कर दिया। सिमिलरली कॉलम 3 से भी कॉलम 1 माइनस कर दिया। तो हम ये बोल देते हैं कि इसके अंदर से हमने a + b + c तो बाहर निकाल दिया, ये अलग आ गया। अब अंदर बचा 1 1 1 1 1 1 बचा, तो इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने a + b + c अगर कॉमन निकाला तो ऊपर ये तीनों की जगह हमारा बचा 1 1 1। अब हम क्या करते, कॉलम 2 को कर देते कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 को कर देते कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ये चीज़ हमने की, तो हमारा कुछ इस टाइप से आ जाता है कि ये वाली सेम चीज़ आ जाएगी हमारी, उठ के यहाँ पे हमने चिपका दी। अब हमने क्या किया, कॉलम 2 और कॉलम 3 को चेंज कर दिया, तो ये और ये हमारा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ b - b - c - a आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर -c - a - b। तो इसके अराउंड अब कर देते हैं हम इसको एक्सपैंड। जब हमने इसको एक्सपैंड किया तो हमारा a + b + c तो बाहर ही था, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय इसके अंदर से जब हमने माइनस बाहर निकाला तो a + b + c 2 बार हो गया,
तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई बाय 0, बस a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ गया एक तरह से। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो x की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, या तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो गई, तो एक तो सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 0, या फिर x की वैल्यू अगर हो गई -2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वही का वही आ जाएगा। तो x की ये दो वैल्यूज पॉसिबल है। ये तो सब सोच लेते हैं, ये सोचते हैं सिर्फ वो लोग जो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जो क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, तभी उनके दिमाग में ही आता है। तो x की ये दो वैल्यूज रहेगी, ठीक है। तो देखो 0 तो दिया हुआ नहीं है, जिन्होंने वो नहीं सोचा तो वो तो छोड़ के आ जाएगा कि हमने किया 0 आया, वो तो ऑप्शन में नहीं है। लेकिन डी ऑप्शन दिया हुआ है ना, डी ऑप्शन भी इसका करेक्ट होगा। तो इसी के साथ हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर के सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो जाते हैं। तो डिटर्मिनेंट का तुमने सबसे पहले लेक्चर पढ़ा होगा, उसके बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस थरोली प्रैक्टिस किए होगे, उसके बाद तुमने ये पीवाईक्यू किए होगे, तब तुम्हें पूरा थरो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर नहीं हुई है मतलब तुमने चीज़ें ईमानदारी से नहीं की है, वो चीज़ें ईमानदारी से करो। और अगर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो कई सारी बुक्स है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन है। इनफैक्ट बुक्स छोड़ो, सिर्फ पीवाईक्यूज कर लो मेंस के, जो ये तो मैंने 1920 के करवाए, लेकिन उसके पहले 2018 तक तो भी तो पेपर होते थे ऑफलाइन वाले, तो उनमें से भी करो। डिटर्मिनेंट चैप्टर एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। अभी तक हो ही गया होगा अगर तुमने हर चीज़ ईमानदारी से की होगी तो, और नहीं की तो जाओ प्रैक्टिस करो और जेई मेंस में जाके फोड़ दो।